देखिएगा आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीपीएससी 109 तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राजनैतिक प्रक्रियाएं और संस्थाएं। ठीक है, इसमें सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इस बुक में टोटल 14 चैप्टर हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम जरूर देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा या तो मैं आपको पढ़ा दूंगा या तो मैं आपको बता दूंगा, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा जो मैं हम खास तौर से बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि समय भी कम है और एग्जाम भी आप लोगों का बहुत ही जल्द होने वाला है। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं। तो देखिएगा पहला चैप्टर हमारा क्या रहेगा राजनीतिक संस्कृति क्या है। ठीक है, जिसे राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण क्या है, राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो भाई तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्कृति क्या है, इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी राजनीतिक संस्कृति से रिलेटेड एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई राजनीतिक संस्कृति क्या है। देखो, सामान्य रूप से राजनीति और विशेष रूप से तुलनात्मक राजनीति को समझने के लिए राजनीतिक संस्कृति महत्वपूर्ण दृष्टिकोण में से एक है। तुलनात्मक अध्ययन करने के माध्यमिक समाजों का अनुभव जन विश्लेषण, यह दृष्टिकोण बहुत लोकप्रिय है। यानी कह सकते कि जब लोग भैया हम तुलनात्मक राजनीति समझते हो किसको बोलते हैं? तुलनात्मक राजनीति का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक देश की राजनीति का दूसरे देश की राजनीति के साथ जब तुलना करता हूं, उसी को क्या कहा जाता है? तुलनात्मक राजनीति। जैसे मान लो कि कोई आदमी भारत की राजनीति का और पाकिस्तान की राजनीति में तुलना कर रहा है, या मान लो कोई व्यक्ति चीन की राजनीति का और भारत की राजनीति का तुलना कर रहा है। जैसे मैं मान लीजिए कि भारत में न्यायपालिका कैसे है, भारत में कार्यपालिका कैसे है, भारत में कह सकते कि विधायिका कैसे है, इसकी मैं तुलना कह सकते अमेरिका में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका कैसे है। जब हम इस प्रकार से तुलना करते हैं तब इसको क्या कहा जाता है? तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। तो उसी तुलनात्मक राजनीति में हम लोग क्या देखेंगे? राजनीतिक संस्कृति एक दृष्टिकोण है कि जब हम तुलना करें, जैसे मान लो एक देश की राजनीति का दूसरे देश की राजनीति के साथ जब आप तुलना कर रहे हैं तो उसमें राजनीतिक दृष्टिकोण एक इंपॉर्टेंट होता है। विद्वानों ने राजनीतिक व्यवहार और उसकी राजनीतिक संस्कृतियों के संदर्भ में राजनीतिक प्रणाली की प्रक्रियाओं को जांच करना पसंद किया। अगर मैं बात कहूं कि लोग अपने देश की राजनीति को कैसे देखते हैं, भाई हर देश का व्यक्ति ना अपने देश की राजनीति को अलग प्रकार से देखता है। अगर तुम लोग इंडिया में जाकर के पूछोगे ना कि भाई आप राजनीति के बारे में तुम क्या जानते हो, तो कोई तुमसे बोलेगा भाई जो नेता करते हैं वो राजनीति है, कोई बोलेगा कि इलेक्शन में जो नेता आते हैं वो राजनीति है। तो अगर आप देखो कि हर देश का व्यक्ति अपने देश की राजनीति को कैसे देखता है, इसी का पता हम किस में करते हैं? राजनीतिक संस्कृति में करते हैं। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक दर्शन है और विशिष्ट और असामान्य रूप से जिसमें हम सरकारी, राजनीतिक और आर्थिक जीवन को कैसे चलाया जा रहा है, कैसे किया जाना चाहिए, इसके बारे में विश्वासों, मूल्यों और मानदंडों और मान्यताओं का शामिल है। देखो, तो राजनीतिक संस्कृति में क्या होता है भाई, किसी देश में सरकार कैसी है, वहां की राजनीति कैसे है, वहां के लोगों का जीवन कैसा है, वहां के लोगों के विश्वास कैसे हैं, वहां के लोगों की मान्यताएं कैसे हैं, इन्हीं चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं तुलनात्मक राजनीति में, उसको राजनीतिक संस्कृति बोलते हैं। राजनीतिक संस्कृति का मतलब होता है कि भैया किसी देश में जो राजनीति है वह किस प्रकार की राजनीति है, वहां लोगों के राजनीतिक आर्थिक जो जीवन है वो किस प्रकार सा है, इसको हम तुलनात्मक राजनीति में देखते हैं। राजनीतिक संस्कृति का दृष्टिकोण उत्पत्ति, अर्थ और परिभाषा और प्रकृति। देखो, तुलनात्मक राजनीति पर साहित्य में एक पुराना तर्क दिया जाता है कि राजनीतिक संस्कृति का राजनीतिक लोकतंत्र के उद्भव पर, भाई राजनीतिक संस्कृति जो है उसकी शुरुआत राजनीतिक लोकतंत्र से शुरू हुई है। आंशिक रूप से अगर हम लोग बात करें राजनीतिक संस्कृति पर ध्यान देना राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार है। यानी राजनीतिक संस्कृति मतलब समझते हो कि राजनीति को जो हम व्यवहारिक रूप से देखते हैं, व्यवहारिक मतलब होता है कि राजनीति हमको कैसे दिखाई देती है। आर्थिक आधुनिकीकरण एक उत्पाद है। आधुनिकीकरण के साथ राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्ति की भूमिका का मूल्य, देखो अगर आप देखोगे राजनीति में ना व्यक्ति की जो भूमिका है ना वो लगातार बदलती रहती है।
अगर आप लोग राजनीति में देखोगे, जो व्यक्ति है यानी जो सिटीजन है, जो नागरिक है जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी जो भूमिका है या उसकी जो गतिविधि है वो लगातार बदलती रहती है। राजनीतिक संस्कृति एक अवधारणा है, एक विचारधारा है। क्या बोलोगे कि राजनीतिक संस्कृति एक विचारधारा, एक अवधारणा है जिसे आसानी से गलत समझा जा सकता है इस तथ्य से कि हम किसी दिए गए राष्ट्र की संस्कृति को किसी तरह से चित्रित, जैसे भैया किसी देश की संस्कृति मतलब समझते हो, वहां का खान पान कैसा है, वहां का पहनावा कैसा, वहां का कल्चर कैसा, वहां की भाषा कैसे है, वहां के लोक रिवाज कैसे हैं, वहां की संस्कृति कैसे है, उसी को कैसे भाई अगर हमें किसी देश की संस्कृति के बारे में अगर बताने को मौका मिले तो कई बार हम गलत समझे। इसके भीतर हमें विविध उप संस्कृतियों के महत्व को कम कर नहीं आंकना चाहिए। इसी प्रकार राजनीतिक संस्कृति एक व्याख्यात्मक है, इसे हम संभावना को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि किसी देश के भीतर वस्तुनिष्ठ स्थितियां अक्सर संस्कृति के लिए जिम्मेदार होती हैं। भाई किसी देश में कोई भी गतिविधि हो रही है, किसी देश में अगर कुछ हो रहा है तो वहां की संस्कृति क्या है, वहां का कल्चर क्या है, ये बहुत हद तक क्या करता है, वो राजनीति को भाई डिसाइड करता है। हमें राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन करते हैं क्योंकि हम राजनीतिक जीवन को जब हम किसी देश की संस्कृति को पढ़ेंगे तब हमें वहां देश की राजनीति को समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड में विभिन्न जातीय समूह न्यायोचित सहयोग क्यों करते हैं, क्योंकि लेबनान में नहीं, यह एक सर्वशक्तिशाली राजनीतिक चेतना का समर्थन है। रूसी कैनेडियाई लोगों की तुलना में अधिक इच्छुक क्यों है। मैक्सिको में राजनीतिक भ्रष्टाचार एक गंभीर है, लंबे समय से चली आ रही है। लेकिन देखो अगर आप देखोगे राजनीति में, अगर आप देखोगे ना किसी देश में कोई बहुत बड़ी समस्या, देखो भारत में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, लेकिन अगर आप देखोगे तो अमेरिका में वैसा भ्रष्टाचार नहीं है। ठीक है, किसी देश में देखोगे कि कोई वहां जो विचारधारा है आपको दिखाई देगी, जैसे भारत में साम्यवाद की विचारधारा कह सकते हैं, समाजवादी विचारधारा है, वही अमेरिका में जाओ तो भैया पूंजीवाद की विचारधारा है। तो राजनीतिक संस्कृति में हम इस चीज को देखते हैं कि किसी देश में कोई चीज हमको दिखाई देती है और किसी देश में कोई चीज हमको उतने देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि हर देश का जो कल्चर है, हर देश की जो संस्कृति है, उसी के आधार पर वहां की क्या होती भाई, राजनीति होती है। तो हम इसमें सही और गलत और अच्छे बुरे राजनीति को स्वीकार और क्या शामिल नहीं है। राजनीतिक संस्कृति को गतिशील है भैया, राजनीतिक संस्कृति जो है समय समय से बदलती रहती है। संस्कृति सबका अलग अलग अर्थ है, हम सभी चीजों को प्रभावित करते हैं जो समाज में है। कल्चर शब्द की उत्पत्ति कह सकते हैं कल्तूर से हुई है। कल्चर एक समाज में ज्ञानोदय की मूल्यों को बताता है। इस प्रकार संस्कृति जो है मनुष्य पर, प्रकृति पर मनुष्य का क्या प्रभाव पड़ा है, इस संस्कृति दर्शाती है। संस्कृति शब्द का सबसे पहले प्रयोग बी टेलर द्वारा अपनी पुस्तक में इसने किया था 1871 में। टेलर ने संस्कृति शब्द को सार्वभौमिक मानव क्षमता में बताया। यह संपूर्ण रूप से जटिल है, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिक, कानून, परंपराएं। भैया किसी देश में नॉलेज, विश्वास, ज्ञान, नीति, कानून, परंपरा समाज में जो है वो संस्कृति के रूप में देखते हैं। संस्कृति देखो ना भाई, किसी देश की जो संस्कृति है वह उस देश की राजनीति को क्या करती है, पूरी तरीके से प्रभावित करती है। और किसी देश की जो राजनीति है वह उसकी संस्कृति पर उसको बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। जैसे देश होगा, जैसे वहां का कल्चर होगा, यानी खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, कानून, परंपराएं, विश्वास, कला, जैसे वहां की चीजें होंगी वैसे हमें वहां की संस्कृति भी देखनी, यानी संस्कृति जैसे होगी वैसे वहां की राजनीति होगी। और राजनीति को देखोगे कि किसी देश में राजनीति अलग प्रकार से होती है, किसी देश में राजनीति अलग प्रकार से होती है। ये ऐसे क्यों बदलती है, क्योंकि हर देश का जो संस्कृति है, हर देश का जो कल्चर है वो भाई मेरे अलग अलग होता है। इसलिए हर देश का हमें राजनीति भी अलग अलग प्रकार से देखने को मिलती है, क्योंकि भैया हर देश का जो कल्चर है, हर देश की जो संस्कृति है, उसमें हमें एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो राजनीतिक संस्कृति जो है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एग्जाम में मैं जरूर कह सकता हूं कि राजनीतिक संस्कृति को लेकर के एग्जाम में एक क्वेश्चन ये लोग जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक संस्कृति आ सकता है, क्योंकि पहला चैप्टर और पहले चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावना भी ज्यादा ही रहती है। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर दूसरा क्या रहेगा भाई, राजनीतिक आधुनिकरण। भाई यानी आज की जो राजनीति है, जो आधुनिक राजनीति है, उसमें कौन कौन से दृष्टिकोण हैं।
तो पहला जो दृष्टिकोण है इसमें विभेदन या विभेदकारी दृष्टिकोण है। दूसरा धर्मनिरपेक्षीकरण है। धर्मनिरपेक्षीकरण का मतलब आप लोग तो समझते हो भाई ना, कि सभी धर्मों को बराबर मानो, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव मत कीजिए। यानी राज्य जो है वो सभी धर्मों को बराबर मानता है। राज्य का कोई भी, जैसे भारत तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, तो आधुनिक राजनीति में अगर आप देखोगे जो धर्मनिरपेक्षीकरण बताया जाता है, जो दृष्टिकोण में आता है, इसका मतलब कि राज्य यानी जो स्टेट है उस राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। ये कहा जा रहा है कि राज्य किसी प्रकार का भेदभाव किसी भी धर्मों के साथ नहीं करता है, सभी धर्मों को बराबर मानता है। अगला विभेदन या विभेदकरण क्या है? विभेदन या विभेदकरण का मतलब यानी किसी चीज को बंटवारा कर देना, बांट देना, उसी को विभेदन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे राजनीतिक आधुनिक दृष्टिकोण जो है थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यही आपके एग्जाम में कह सकता हूं कि भाई मेरे पूछा जा सकता है, जो खास तौर से एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इसी से रिलेटेड आएगा। विभेदन क्या है? फ्रांसीसी दार्शनिक और समाजशास्त्री एमिल दुर्खिम ने सामाजिक भेदभाव को प्रतिपादित किया है कि समाज में श्रम विभाजन की वकालत की है, समाज की गतिविधियों के बीच विभाजित है। देखो विभेदन का मतलब समझते हो, अगर आप लोग देखोगे हमारे समाज में भाई मेरे क्या है, श्रम विभाजन है ना, कि हर व्यक्ति को जो काम है वो अलग अलग बांट दिएगा ना भाई, जिसकी जैसी योग्यता है, जिसकी जितनी क्षमता है, उसी के आधार पर अगर आप लोग देखोगे तो हमारे यहाँ पर काम मिलता है हर व्यक्ति को ना। क्या होता है कि भाई अगर आप देखोगे तो इंडियन सोसाइटी या पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे तो श्रम विभाजन किया गया ना, विभेदन किया गया ना, जैसे आपकी योग्यता होगी, जितनी आपकी योग्यता होगी उसी के आधार पर आपको क्या मिलेगा, काम मिलेगा, उसी के आधार पर आपको श्रम करना पड़ेगा ना, जिसकी जितनी आपकी योग्यता होगी। भाई इंजीनियर है तो उसकी योग्यता है, कोई मान लो कि कोई मजदूर है, तो जितनी आपकी योग्यता रहेगी उसी के आधार पर समाज में क्या हो जाता है, श्रम विभाजन किया जाता है। धर्मनिरपेक्षीकरण क्या? धर्मनिरपेक्षीकरण का मतलब है कि व्यक्ति को पवित्र और पवित्र के बीच अंतर नहीं समझती है। धर्मनिरपेक्षीकरण में कहा गया कि सभी धर्मों को जब हम बराबर मानते हैं, यानी जब राज्य या सरकार कह सकते हो किसी धर्म को विशेष महत्व तो नहीं देती है, सभी धर्मों को बराबर मानती है, या सभी धर्म जो मानने वाले लोग हैं उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, उसी को धर्मनिरपेक्षीकरण करते हैं। सांस्कृतिक आधुनिकीकरण क्या है? कि भाई जब हमारी संस्कृति आधुनिक हो जाए, या कह सकते हैं उसमें नए नए मूल्य जुड़ जाएं, या उसमें कह सकते हैं कि सांस्कृतिक आधुनिकीकरण का मतलब कि यानी कल्चर में या जो संस्कृति है उसमें जब परिवर्तन होता है, जैसे खान पान में थोड़ा चेंज आ जाए, पहनावे में थोड़ा चेंज हो जाए, ठीक है, या नाच गाने में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए, इसी को संस्कृति का आधुनिकीकरण कहते हैं। यानी जब संस्कृति में नए नए परिवर्तन आते हैं, उसी को जैसे शैक्षिक योग्यता, लोग जैसे मान लो कि कहीं किसी देश में अगर लोग पढ़ लिख रहे हैं तो इससे वहां की संस्कृति पर क्या पड़ेगा भाई मेरे, प्रभाव पड़ेगा। वहां का खान पान, रहन सहन, उठना बैठना क्या है, ये सारा परिवर्तन है। जैसे अगर आप देखो भारतीय जो संस्कृति है, इंडियन जो भारतीय संस्कृति में अगर देखो भाई हमारे यहाँ पर पहले खान पान, पहनावा, रीति रिवाज कैसे थे, लेकिन आज देखो बदल गए ना, क्योंकि भारतीय संस्कृति का क्या हो गया है, आधुनिकीकरण हो गया है। यानी अब जो भारतीय संस्कृति है उसमें हमें किस प्रकार का बदलाव देखने को मिलता है। अगला परंपराओं से आधुनिकता की ओर। देखो परंपरा का मतलब यानी जब हम पुरानी परंपराओं को मानते थे, पुरानी परंपराएं चलती थी, पुरानी रीति रिवाज चलते थे, लेकिन आज देखोगे तो आज जो समाज है वो आधुनिक समाज होता जा रहा है। आज समाज में लगातार परिवर्तन हो रहा है। देखो पहले भैया लोग खेती करते थे, लेकिन आज देखोगे इंडस्ट्री लग गई ना, आज मीडिया, सूचना, संचार, शिक्षा बेहतर हो गई ना, इन लोगों तक इसकी पहुंच हो रही ना। यानी पहले जो परंपरागत समाज था वो समाज आज बिल्कुल बदल गया है। आज देखोगे तो समाज या सोसाइटी पूरी आधुनिकता में आ गई है, और उसमें जिस प्रकार के बदलाव या जिस प्रकार के परिवर्तन हम लोगों को देख रहे हैं भाई, आधुनिकता पूरी तरह से आ गई और पूरी तरह से परिवर्तन या पूरी तरह से बदलाव हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा कह सकता हूँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है जो मैंने आपको बताया। इसी में से मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो यहीं से आ सकता है। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 क्या रहेगा, राजनीतिक विकास। भाई राजनीतिक विकास कैसे होता है और राजनीतिक विकास हम किस प्रकार से इसको देखते हैं। तो देखिएगा आधुनिकीकरण सिद्धांत में राजनीतिक विकास क्या है। जैसे आर्थिक दृष्टिकोण क्या है भाई, अगर आप देखोगे अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होती है तो राजनीतिक विकास है।
विकास डेवलपमेंट है, समाज में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन हो, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण हमें क्या बताता है और राजनीतिक दृष्टिकोण हमको क्या बताता है। तीन विकास के क्या है, विकास के सिद्धांत को बताते हैं। देखो आर्थिक दृष्टिकोण में क्या बताया गया, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अध्ययन के विषय में विकास को बृहद स्तर पर उभारा 1950 में, और 1960 के दशक में कह सकते हो कि देशों में आर्थिक विकास पर कार्य किया गया। अगर आप देखो भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना, तो बहुत सारे देशों में आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया थी उसको बहुत तेजी से किया गया, अगर आप देखोगे। क्योंकि अगर आप देखोगे सेकंड वर्ल्ड वॉर में कई सारे देश और खासतौर से जो यूरोप के देश थे, उनकी पूरी जो अर्थव्यवस्था थी या जो उनकी पूरी इकोनॉमी थी वह ढह चुकी थी, और इकोनॉमी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं यहाँ पर पूरी समाप्त हो चुकी थी। तो कह सकते हो कि आर्थिक दृष्टिकोण हमें सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप देखोगे तो विकास में, और 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति के दौरान कह सकते भारी उद्योग लगे। अंतिम चरण में लोगों ने उच्च खपत का दौर की बजाय उत्पादन पर जोर दिया, और कहा सकता है जिस प्रकार से भी इंडस्ट्री लग रही थी, जिस प्रकार से इंडस्ट्री लग रही थी, कह सकते इसी को कह सकते एक प्रकार से हम लोग आर्थिक विकास के रूप में देख रहे हैं। यानी आर्थिक विकास एक प्रकार से इंडस्ट्री लगना, उद्योग धंधे लगना, अर्थव्यवस्था का बढ़ना, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था एक प्रकार से थम सी गई थी, उसका जिस प्रकार से विज्ञान और टेक्नोलॉजी के जरिए कह सकते हो कि उत्पादन को बढ़ाना और औद्योगिकरण के जरिए जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, उसे आर्थिक विकास दृष्टिकोण कहा जाता है। अगला समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण हमको बताता कि भाई समाज में जो परिवर्तन है या जो समाज में जो बदलाव है उसका जो हम अध्ययन करते हैं उसे समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण कहा जाता है। ठीक है, कि समाज में हो रहे बदलाव या समाज में हो रहे जो परिवर्तन है, किसी प्रकार का भी समाज में परिवर्तन हो रहा है, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, या समाज में किसी कोई परंपरा है या कोई रीति रिवाज है, इनको लेकर के समाज में जो बदलाव या परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समाज शास्त्र। राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है। राजनीतिक दृष्टिकोण हमको बताता कि भाई राजनीति में 1960 के दशक के बाद राजनीति में अगर देखोगे राज्यों में किस प्रकार से लोकतांत्रिक राज्यों का उदय हमको दिखाई देता है, और एक प्रकार से औद्योगिकरण और उदारवादी नीतियां चलती हैं। और अगर आप देखोगे राजनीति में जिस प्रकार से अगर आप देखोगे 1950 से पहले ज्यादातर देश जो थे ना वो गुलाम थे, लेकिन 1950 और 1960 के बाद अगर आप देखोगे तो राजनीतिक दृष्टिकोण में हमको यह देखने को मिलता है कि ज्यादातर जो देश हैं वह स्वतंत्र हो जाते हैं, लोकतंत्र वहां पर आ जाता है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ज्यादातर देशों की शुरुआत हुई। इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से हम लोग इसको देख सकते हैं कि ज्यादातर देशों में लोकतंत्र, चुनाव और वहां पर कह सकते एक प्रकार से डेमोक्रेसी का आना, इसको राजनीतिक दृष्टिकोण के रूप में यहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं, देख रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी BPSC 109 की बात करेंगे, और इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देख रहे हैं। जैसे उसमें अगर मैं बात करूं तो अगला हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर जो 4 क्या है, राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली। यानी जो राजनीतिक दल होते हैं यानी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, उनके कौन कौन से काम होते हैं, यानी राजनीतिक दलों के काम क्या हैं। तो जैसे आपके एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है, राजनीतिक दलों के कार्य बताइए। यानी जो राजनीतिक दल होते हैं उनका कौन कौन सा काम होता है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, या इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यानी ये लोग पूछ रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो क्या क्या करती हैं। अगर हम लोग बात करें राजनीतिक दलों का जो काम है, ठीक है, बहुत सारा काम जो है वो राजनीतिक दल करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन जो आएगा वो भाई मेरे 20 नंबर का आता है। ठीक है, अगर मैं राजनीतिक दलों की बात करूं तो राजनीतिक दलों का काम क्या है, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो राजनीतिक दलों का पहला काम होता है कि भाई सरकार बनाना। हर एक राजनीतिक दल की अगर आप लोग बात करेंगे कि वो हमेशा सरकार बनाने का ही क्या करता है, प्रयास करता है ना। अगर आप लोगों ने देखा, पहला पॉइंट यही लिखना क्योंकि ये आसान बनेगा एग्जाम में। राजनीतिक दलों का पहला काम क्या है, सरकार का गठन करना और सरकार का संचालन करना। हर एक राजनीतिक दल चाहता है कि वह सरकार का गठन करे, उसका अंतिम लक्ष्य यही है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी भी देश में पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका पहला काम यही है कि वो सरकार बनाने का प्रयास करेगी, किसी प्रकार से सरकार में जाए ताकि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके।
यह कार्य राजनीतिक दलों और अन्य सामाजिक समूहों, हित समूहों जैसे नागरिक संगठनों से अलग है। राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करना राजनीतिक दलों के लिए सबसे कम इंपॉर्टेंट काम है। भाई हर राजनीतिक दल जो है वो क्या करना चाहता है, सत्ता पर काबिज होना चाहता है, सरकार बनाना चाहता है। इसके लिए राजनीतिक दल क्या करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं, अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं। इस प्रकार के कामों की अगर हम लोग बात करें तो राजनीतिक दल करते हैं। ये राजनीतिक दलों का सबसे फेवरेट काम है। जैसे क्वेश्चन हमने बात किया कि राजनीतिक दलों के काम बताइए, तो भैया राजनीतिक दलों का जो पहला फेवरेट काम है, कह सकते हो, सरकार बनाना। हर राजनीतिक दल चाहता किसी प्रकार से मेरी सरकार बन जाए, ठीक है। दूसरा राजनीतिक दलों का भाई काम क्या होता है, राजनीतिक दल जब सरकार बना लेता है तो सरकार बनाने के बाद सरकार चलाने के लिए नई नई नीतियां बनाता है, ठीक है। यानी नीति मतलब योजना। अगर आप लोग देख रहे, जैसे हमारे देश में भी बहुत सारी पार्टियों की सरकारें हैं, ठीक है। तो यानी राजनीतिक दल जब सरकार बना लेता तो क्या करता है, सरकार में बैठ करके वो नीति बनाएगा, योजना बनाएगा। कभी सिलेंडर की योजना बना रहा है, कभी कह सकते अनाज की योजना बना रहा, कभी घर बनाने की योजना। अलग अलग प्रकार से राजनीतिक दल क्या करते हैं, योजनाओं को बनाते हैं, ताकि उनके जो सपोर्टर हैं, क्या भाई, ताकि उनके जो सपोर्टर हैं, जो उनके कार्यकर्ता या जो उनका समर्थक वर्ग है, उसको लाभ हो सके या वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। ये राजनीतिक दलों का दूसरा काम होता है कि वो सरकार बनाने के बाद सरकार की नीतियां बनाते हैं। जब लोग सत्ता में आ जाते हैं, जब लोग सरकार में आ जाते हैं, तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नई नई नीतियां, नए नए प्रोग्राम, नई नई चीजें बनाने का काम करते हैं राजनीतिक दल। राजनीतिक दल अगला काम क्या करते हैं, राजनीतिक दलों का भाई दूसरा काम है चुनाव लड़ना। ये भी बहुत बड़ा काम है, हर एक राजनीतिक दल इसको करेगा ही करेगा, यानी चुनाव लड़ना, ठीक है। चुनाव लड़ना और चुनाव में उम्मीदवारों को यानी कैंडिडेट को खड़ा करना, ये भी राजनीतिक दलों का काम है। अगली हेडिंग क्या लिख सकते हो, राजनीतिक दलों का दूसरा काम क्या है, चुनाव लड़ना, ठीक है। हर एक राजनीतिक दल चुनाव में अपने उम्मीदवारों को खड़ा करता है। अगर आप लोग अपने देश में देखोगे, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या किसी भी प्रकार की पार्टियां हो, सभी राजनीतिक दल चुनाव में क्या करते हैं, अपने उम्मीदवारों का, यानी उम्मीदवार को बोलते हैं भैया कैंडिडेट, ठीक है। उसके उम्मीदवार खड़े होते हैं, जिसको इलेक्शन में जनता जाकर के वोट देती है। दूसरा काम क्या करते राजनीतिक, चुनाव प्रचार करना। ये चुनाव प्रचार करना भी राजनीतिक दलों का एक फेवरेट काम है। जो मैं अलग अलग बता रहा हूं, इनको लिख के आइएगा, ठीक है। तो अगला काम क्या मैंने बताया, राजनीतिक दल क्या करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, ठीक है। हर एक राजनीतिक दल क्या है, जब चुनाव में अपने उम्मीदवार को खड़ा करता है, यानी कैंडिडेट को खड़ा करता है, तो हर एक राजनीतिक दल क्या करेगा, चुनाव प्रचार करेगा, ठीक है। यानी अपने उम्मीदवारों के समर्थन में, जैसे भाई बीजेपी है, कांग्रेस है, या आम आदमी पार्टी है, आरजेडी है, जेडीयू है, कोई भी पार्टी हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम की हो, चाहे ब्रिटेन की हो, जहां पर भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हर एक राजनीतिक दल क्या करता है, अपने उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेगा, रैली करेगा, सभा करेगा, मीटिंग करेगा, बैनर पोस्टर छपवा करके उसका चुनाव प्रचार करेगा, रेडियो टीवी पर उसका प्रचार देगा, सोशल मीडिया में उसका प्रचार प्रसार होगा। यानी राजनीतिक दलों का अगला काम क्या है, चुनाव प्रचार करना, ठीक है। ये राजनीतिक दलों का भी काम है। दूसरा काम क्या करते हैं राजनीतिक दल, जनता के मुद्दे उठाने का काम करते हैं। और यानी राजनीतिक दल सामाजिकरण के काफी काम करते हैं। यानी राजनीतिक दल क्या करते हैं, जनता के नए नए मुद्दे, नए नए इशू उठाने का काम करेंगे ना। जैसे चुनाव आएगा तो हर एक राजनीतिक दल किसी न किसी इशू की बात करेगा कि भाई जो सरकार है वो सरकार भ्रष्ट है, या उस सरकार में फलानी कमी है, ये कमी है। यानी राजनीतिक दल क्या करते हैं, जनता में एक प्रकार से माहौल बनाने का काम करता है। हर एक राजनीतिक दल सरकार में होगा तो अगली उसकी सरकार आ जाए ऐसा माहौल बनाएगा। अगर कोई राजनीतिक दल सरकार में नहीं है, सरकार से बाहर है, विपक्ष में है, तो सरकार के खिलाफ माहौल बने। यानी राजनीतिक दल क्या करते हैं, माहौल तैयार करते हैं, या जनता में जनमत को तैयार करने का काम करता है, या जनता के मुद्दे उठाने के काम करता है। जनता को सड़क की समस्या है, जनता को पानी की समस्या है, जनता को बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, किसी यानी जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को उठाने का काम कौन करता
है? राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। आप लोगों ने देखोगे ना भाई, कोई भी राजनीतिक दल क्या करता है? सामाजिक मुद्दों को उठाने का, यानी राजनीतिक दल सामाजिक जो मुद्दे हैं चाहे महिलाओं के मुद्दे हैं, चाहे वो बिजली पानी की समस्या का मुद्दा हो, चाहे वो सड़क की समस्या हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, ठीक है, चाहे वो आर्थिक समस्याएं हों, तो यानी राजनीतिक दल क्या है? तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को उठाने का काम कौन करता है? राजनीतिक दल करते हैं। भाई राजनीतिक दलों का अगला काम क्या है? राजनीतिक दल एक प्रकार से कह सकते हो कि जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। भाई जनता की जो भी समस्याएं हैं वो सरकार तक कौन पहुंचाने का काम करता है? राजनीतिक दल करते हैं। यानी जनता की, लिख लेना, मैं बिल्कुल आसान से बता रहा हूं, जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना कौन करता है? राजनीतिक दल करता ना। अरे भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, सत्ता में होगी तो जनता के काम करवा देगी, नहीं तो विपक्ष में जाकर के वो जनता के मुद्दे उठाने का काम करते हैं ना। भाई हर एक राजनीतिक दल क्या करता है? जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के जो इशू हैं, उनको उठाने का लिए क्या करते हैं? काम करते हैं। कोई भी जो राजनीतिक दल है उसका तो काम है जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के जो इशू हैं, उनको सरकार तक पहुंचाना। दूसरा ये भी होता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम कौन करता है? राजनीतिक दल करते हैं। क्या राजनीतिक दल क्या करते हैं? जनता के मुद्दे सरकार तक पहुंचाते हैं, और सरकार की जो योजनाएं हैं, भाई सरकार की कोई भी योजना है, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कौन करता है? राजनीतिक दल क्या करता है। अगला राजनीतिक दल क्या करते हैं? राजनीतिक दल अगला लेना, सांसदों और विधायकों पर नियंत्रण करने का काम करते हैं। भाई कोई भी राजनीतिक दल है, उसके एमएलए हैं, उसके एमपी हैं, उनको कंट्रोल करने का प्रयास करता है राजनीतिक दल। यह भी काम होता है, कहीं उसके विधायक सांसद कहीं दूसरी पार्टी में ना चला जाए, कहीं दल बदल ना कर ले, इसलिए कह सकते हो कि राजनीतिक दल सांसदों विधायकों पर क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करने का काम करते हैं। क्या भैया उसको कंट्रोल में रखेगा नहीं, किसी दूसरी पार्टी में चला जाए, कहीं सरकार वरकार गिरा दे, ठीक है। यानी क्या करते हैं, आप सबने सुना भी होगा कि बहुत सारे राजनीतिक दलों में जो नेता यानी सांसद विधायक होते हैं किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, और जो चलती हुई सरकार है बीच में गिर जाती है, सरकार हट जाती है। इसका मतलब क्या है कि राजनीतिक दल क्या करते हैं कि एक प्रकार से आप लोग कह सकते हो कि वह अपने सांसदों विधायकों का क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं, यानी उन पर कंट्रोल करने का काम कौन करता है? राजनीतिक दल करते हैं। अगला राजनीतिक दल क्या काम करता है? राजनीतिक दल जनता को जागरूक करते हैं। भाई जनता को समस्याएं से अवगत कराते हैं। अरे भाई जनता को सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, रोजगार की समस्या है, यानी जनता को राजनीतिक जागरूकता फैलाने का भी काम करता है ना। जैसे आप लोगों ने देखा कि कहीं कहीं पर कोई भी इशू हो, हर इलेक्शन में अगर आप लोग देखोगे, अभी थोड़े दिन पहले 2024 में हमारे देश में लोकसभा के चुनाव हुए, अभी आपने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनाव देखे हैं, अगले इसी साल आप बिहार में चुनाव को देखेंगे। तो यानी राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? यानी जनता को एक प्रकार से राजनीतिक जागरूकता फैलाने का काम कौन करता है? राजनीतिक दल करता है। यानी हर एक पॉलिटिकल पार्टी जनता में जागरूकता फैलाती है कि वो राजनीतिक रूप से जागरूक करेगी भाई उसकी कौन सी समस्याएं हैं, यानी जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को उठाने का काम कौन कर रहा है? राजनीतिक दल करता है। ये सभी काम कौन करते हैं? राजनीतिक दल। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको बाकायदा आप हेडिंग बना करके, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन है, अगर राजनीतिक दलों के कार्य बताइए, राजनीतिक दल कौन कौन सा काम करते हैं? भाई राजनीतिक सरकार बनाने का काम करता है, चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़वाता है, ठीक है, चुनाव प्रचार करते हैं, उम्मीदवार खड़े करते हैं, सरकार बनाते हैं, सरकार का गठन करते हैं, सरकार की नीतियां बनाते हैं। राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। अगर कोई राजनीतिक दल सरकार में तो सरकार के काम करेगा, अगर वह विपक्ष में है यानी ओपोजिशन में है तो लोग क्या करते हैं कि एक प्रकार से विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। जनता की समस्याएं उठाते हैं राजनीतिक दल, कह सकते हो कि जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं। ये सारे काम कौन करता है? राजनीतिक दल करते हैं। जनता को जागरूक करते हैं, सांसदों विधायकों पर नियंत्रण करते हैं, जनता को राजनीतिक शिक्षा देते हैं। ये सब कौन करता है? इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो 10-12 ऐसे काम हैं जो हर एक राजनीतिक दल करता ही करता है, ठीक है।
जनता और सरकार में कड़ी का काम करते हैं। कड़ी मतलब समझते हो, यानी जनता को सरकार से जोड़ेंगे और सरकार को जनता से जोड़ने का काम कौन करता है? राजनीतिक दल करता है। भाई कोई भी, जैसे मान लीजिए आज हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सरकार के लोग अलग है, जनता अलग है, और एक पार्टी का काम क्या है? जनता और सरकार में कड़ी का काम करना, जनता के मुद्दे सरकार तक पहुंचाना और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कौन करता है? राजनीतिक दल करता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक दल काफी एक्टिव होते हैं और अलग अलग प्रकार की समस्याएं जनता तक उठाते हैं, और राजनीतिक दलों का सबसे फेवरेट काम है सरकार बनाना, सरकार का गठन करना, क्योंकि हर एक राजनीतिक दल सरकार बना करके ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है या प्राप्त करने में सक्षम हो पाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगला बताता हूं। ठीक है, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5 रहेगा दल प्रणाली। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, दल और प्रणालियों का वर्गीकरण, इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वो पूछा गया ढाई दल प्रणाली या द्विदल प्रणाली पूछा गया। ढाई दल प्रणाली क्या है, द्विदल प्रणाली क्या है, बहुदल प्रणाली क्या है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है वो ढाई दल है। खास तौर से इसमें से आपको 10 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दल प्रणाली का मतलब होता है किसी देश में कितनी पार्टियां चुनाव में भाग लेती हैं या कितनी पार्टियां उस चुनाव में पार्टिसिपेट करती हैं, उसी को भाई हम लोग कहते हैं दल प्रणाली। ठीक है जी, चलिए हम लोग देखेंगे दल प्रणाली। सबसे पहले हम जिस दल प्रणाली को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द्विदल प्रणाली। द्विदल प्रणाली का सिंपल सा मतलब होता है कि जब किसी देश में मात्र 2 पॉलिटिकल पार्टियां हो, वही चुनाव में भाग लेती हो, एक दल जो है वो सरकार बनाता हो, दूसरा दल जो है यानी दूसरी जो पार्टी है वह विपक्ष में रहती है, उसी को हम लोग कहते हैं द्विदल प्रणाली। जैसे अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में, ठीक है, ब्रिटेन में इस प्रकार की द्विदल प्रणाली चलती है। जैसे अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट 2 पार्टियां हैं, यानी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विदल प्रणाली। यानी इस व्यवस्था में कई अन्य छोटे दल हो सकते हैं, किंतु अहम स्थानों पर द्विदल साझा किया जाता है। इन 2 प्रमुख दलों को आमतौर पर बहुसंख्यक मतदाताओं का समर्थन प्राप्त होता है, जिसका तात्पर्य की व्यवस्था में अन्य दल अल्पमत में हैं। सत्ता एक दल के हाथ में होती है और दूसरे दल के हाथ में हस्तांतरित होती है, जिसके कारण से अन्य दल सरकार के गठन में नयन की भूमिका, यानी द्विदल प्रणाली में हो सकता कि और भी दल हो और भी पार्टियां हो, लेकिन देश के लोग सिर्फ बार बार 2 ही पार्टियों को जिता रहे हैं। एक बार ये जीतती है, एक बार दूसरी जीतती है। कहने का मतलब है कि 2 दलों का ही प्रभाव है, 2 पार्टियों का ही प्रभाव है, बाकी पार्टियां जो हैं वो शून्य हो चुकी हैं या उनकी जो पावर है वह जनता में 0 है, जनता उनको कोई समर्थन नहीं दे रही है। जनता की सिर्फ 2 ही पार्टियां पसंदीदा पार्टियां हैं, जनता बार बार उन्हीं 2 दलों पर अपना भरोसा जता रही है। इसी को हम लोग बोलते हैं भाई मेरे द्विदल प्रणाली। और एग्जाम में द्विदल प्रणाली 10 नंबर में पूछेगा। ठीक है, द्विदल प्रणाली 2 दलों के बीच परस्पर स्वीकृति और सह अस्तित्व की नींव पर काम करता है, जो खुले आम एक दूसरे के स्थिति में पूरे सम्मान के साथ हुए। यानी द्विदल प्रणाली में क्या था कि दोनों पार्टियां एक दूसरे में क्या करती हैं, थोड़ा सहयोग करने का काम करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि भैया आज ये दल सरकार में है, कल ये दल सरकार में आ जाएगा। तो यानी द्विदल प्रणाली में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि 2 पार्टियां आपस में क्या होती हैं, काफी सहयोगात्मक उसमें हम लोगों को देखने को मिलता है। दोनों आपस में सहयोग करती हुई हम लोगों को वहां पर दिखाई देती हैं। ठीक है, अगर हम द्विदल प्रणाली की बात करें, द्विदल प्रणाली में 2 विपरीत विचारधाराओं का प्रदर्शन करने वाली एक समान विचारधारा को साझा करने वाले चुनावी समर्थक अलग हो सकते हैं और शामिल किए जाते हैं। द्विदल प्रणाली की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक दल भैया सरकार में होता है और दूसरा दल क्या होता है,
विपक्ष में होता है। जो विपक्ष में होगा अगली बार वो सरकार में चला जाएगा, और जो सरकार में होगा वो विपक्ष में चला जाता है। यानी द्विदल प्रणाली में एक दल सरकार में आएगा, दूसरा विपक्ष में आएगा, जो विपक्ष में फिर वो सरकार में आ जाएगा। यानी यहां पर दो दलों का ही प्रभाव हम लोगों को देखने को मिलता है, यही है द्विदल प्रणाली। अगला है ढाई दल प्रणाली। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने इसको बोला था कि जो कि एग्जाम में 3-4 बार, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का वीडियो बना रहा था तो उसमें मुझे ही मिला था। तो देखिएगा, इस प्रणाली में दो दल प्रमुख होते हैं तथा एक या एक से अधिक छोटे दल किंतु महत्वपूर्ण दल होते हैं। ढाई दल प्रणाली ऐसी व्यवस्था है जहां दो प्रमुख दलों को 80% से अधिक किंतु 95% सीटें प्राप्त होती हैं। जहां प्रणाली एक दल की प्रधानता को मापदंड पूरा नहीं करता है। ढाई दल प्रणाली का परिणाम का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है, क्योंकि परिणाम तीसरे दल के समर्थन पर निर्भर करता है, जिसके बिना सरकार का गठन असंभव है। अब भैया ढाई दल क्या होता है? ढाई दल प्रणाली का मतलब है जी कि जिस देश में दो सरकारें यानी दो पार्टियों को तो काफी सीटें प्राप्त होती, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो भाई एक पार्टी है, उसको मान लो कि 100 की असेंबली है, कितने की? 100 की असेंबली है, ठीक है, और जिसमें 51 पर बहुमत है, यानी 51 सीटें जीतने वाला सरकार बना लेगा, ठीक है, यस, ठीक है। तो उसमें मान लो एक दल को कितनी सीटें मिली हैं? एक दल को 45 सीटें मिली हैं, दूसरे दल को 45 सीटें यानी 90 सीटें हो गई, और एक दल को 10 सीटें मिल रही हैं। यानी कहने का मतलब यहां पर ढाई पार्टियों का प्रभुत्व दिख रहा है। यानी दो बड़ी पार्टियां हैं और एक छोटी सी पार्टी जो है कुछ सीटें जीत करके वह भी सरकार बनाने में भूमिका निभा रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं ढाई दल प्रणाली। यानी कहने का मतलब है कि दो बड़े पार्टियां हैं जो 90% सीटें जीत लेती हैं, लेकिन एक ऐसी पार्टी है जो मात्र 10% सीटें जीतती है, लेकिन सरकार बनाने में उसकी बड़ी भूमिका, क्योंकि उसके बिना सरकारें नहीं बनेगा ना, क्योंकि 10% सीटें उसके पास हैं, तो उसके साथ सरकार नहीं बनेगी। एक पार्टी सरकार में जाएगी, विपक्ष में जाएगी, और जो छोटी पार्टी है वो सरकार के साथ रहेगी। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? ढाई दल प्रणाली कहते हैं। ढाई दल का मतलब समझ रहे हो कि 80 से 90% सीटें दो प्रमुख दल जीत लेते हैं, और एक ऐसी छोटी सी मझोली सी पार्टी है जो 10-12 सीटें हासिल कर लेती है, और सरकार बनाने में उसकी भी भूमिका होती है। इसी को हम लोग कहते हैं ढाई दल प्रणाली। यह प्रणाली शायद ही कभी एक दल बहुमत का प्रदर्शन कर पाए। यानी ये जो ढाई दल वाली, यानी जो छोटी सी पार्टी 10-12 सीटें जीती है, ऐसा नहीं है कि कभी सरकार अकेले बना लेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका छोटा सा ही रोल रहता है। ये सरकार में कह सकते कि मंत्री का पद पा जाते हैं, यानी ये लोग समर्थक, यानी इनके बिना सरकार नहीं बन पाती है, ये सपोर्टिव का रोल करते हैं, ठीक है। कुछ लोग इस प्रणाली के द्विदल प्रणाली और बहुलवादी प्रणाली के बीच एक चरण मानते हैं। यानी कह सकते हैं कि ब्रिटेन में 1970 में लेबर डेमोक्रेट पार्टी, 1980 की शुरुआत में कनाडा में न्यू डेमोक्रेट पार्टी के उद्भव का हवाला इस तर्क दिया गया कि अधिकांश द्विदल प्रणाली अब सही मायने में ढाई दल प्रणाली बन गई है। यानी द्विदलीय प्रणाली जो होती हैं वो कई बार ढाई दल में इसलिए बदल जाती हैं कि दो ढाई दल में होता, ढाई मतलब यही 2 और आधा, उसको हम लोग बोलते भैया हिंदी में ढाई, यानी 3 नहीं है, 2 और आधा, इसको बोलते हैं ढाई। 3 नहीं हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं ढाई। तो ढाई का मतलब क्या है? यानी 2 दल प्रमुख हैं, ज्यादा सीटें जीतता है, और एक दल जो है वो थोड़ी सी सीटें जीत जाता है, लेकिन उसकी सरकार बनाने में भूमिका जाती है। इसी को हम लोग कह रहे हैं ढाई दल। ढाई दल प्रणाली में आधे का चुनाव प्रभुत्व तीसरा तत्व दल को राजनीतिक व्यवस्था में किंग मेकर की भूमिका बना, यानी जो तीसरा दल है, जो छोटा सा दल है, वो किंग मेकर है, यानी उसके बिना सरकार नहीं बन पा रही है। वो जैसे मान लो कोई पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीत करके आई है, लेकिन वो बहुमत से थोड़ी सी चूक गई है, 10-12 सीटें से रह गया है, और कोई दल 10-12 सीट जीत करके आया है, ठीक है, वो उसका समर्थन कर देगा। वो बड़ी पार्टी 10-12 लोगों के साथ सरकार बना लेगी, और एक पार्टी जो जीत करके आई विपक्ष में गई, एक सरकार आएगी, और एक छोटा सा दल जो 12 सीटें जीत करके आया उसने समर्थन कर दिया। इसी को हम लोग बोल रहे हैं भैया ढाई दल प्रणाली कहते हैं। तो ढाई दल प्रणाली काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, कंफर्म है, ठीक है।
अगला बहुदल प्रणाली। बहुदल प्रणाली का मतलब होता है, सिंपल सा है, जिस देश में बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं उसी को बोलते हैं बहुदल प्रणाली। इसको बोला जाता है बाई पार्टी सिस्टम। कहने का मतलब है, जैसे अगर आप भारत की बात करोगे तो हमारे देश में भी बहुदल प्रणाली है। कैसी प्रणाली जी? बहुदल प्रणाली है, यानी हमारे देश में भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। अगर आप लोग देखो हमारे देश में पता नहीं कितनी सारी पार्टियां, छोटी छोटी, यानी आप लोग बहुदल प्रणाली उसको कहते हैं जहां पर 2 या 2 से अधिक पार्टियां चुनाव में भाग ले रही हैं, या सरकार बनाने में, यानी एक सरकार बनने में 4-5 पार्टी मिलकर सरकार बना रही है, उसको हम लोग बोलते हैं बहुदल प्रणाली। यानी जहां पर सरकार बनाने में बहुत सारी पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती हैं, या ऐसे देश में जहां पर जैसे चुनाव में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां भाग ले रही हैं, यानी पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुदल प्रणाली कहते हैं। यानी इसमें बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वह पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुदल प्रणाली आपके एग्जाम में आ सकता है। तो जितना मैं बता रहा हूं उतना इंपॉर्टेंट है, इतना तो करके ही जाना है। एक दल प्रणाली क्या होती है? खास तौर से भैया मेरे, एक दल प्रणाली हम लोगों को चाइना में यानी चीन में देखने को मिलती है। एक दल प्रणाली में क्या होता है कि जिस देश में एक दल है और अन्य दल को अन्य दल कभी जीत नहीं पाता, यानी वो नाम मात्र के हैं। यानी एक दल प्रणाली में क्या होता है कि एक ही पार्टी का प्रभुत्व है, यानी एक ही दल जो है उसकी दादागिरी, या कह सकते एक ही पार्टी को जनता ज्यादा से ज्यादा समर्थन दे रही है, एक ही दल जो है वो बार बार चुनाव में जीत करके आ रहा है, या एक ही दल सरकार बनाने में कामयाब है, बाकी दल नाम मात्र के रह गए हैं, यानी बाकी दलों का कोई भी प्रभुत्व नहीं बचा है। यानी बाकी जो दल हैं वह एक प्रकार से उनकी भूमिका ना के बराबर हो जाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक दल प्रणाली या एक दलीय प्रणाली कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों को चीन में देखने को मिलता है, क्योंकि चीन में एक ही जो दल है, एक ही पार्टी जो है वह बार बार चुनाव जीत करके आती है और वही बार बार सरकार बनाने में कामयाब होती है। इसी को हम लोग कहते हैं एक दलीय प्रणाली, यानी एक दल का प्रभुत्व है, एक यानी बाकी दल और हैं, बाकी पार्टी उस देश में चुनाव लड़ती हैं, लेकिन जो वहां की जनता है या जो वहां के लोग हैं वह उनको यानी वोट नहीं कर रहे हैं, वोट नहीं दे रहे हैं, यानी उनका प्रभुत्व जो है लगभग खत्म है। एक ही दल बार बार सरकार बनाने में कामयाब हो रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं भाई मेरे एक दलपन। ये तो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको जरूर बताया, क्योंकि इसमें से आपको काफी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसी के साथ हमारा एक चैप्टर समाप्त हो गया। अब चलिए देखेगा हम लोग अपना अगला नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। देखिएगा आज की जो हमारी क्लास रहेगी, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 8 रहेगा। चैप्टर नंबर 8 में हम लोग जो बात करेंगे दबाव समूह और अन्य सामाजिक समूहों की बात करेंगे। एग्जाम में आपको ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि दबाव समूह और राजनीतिक दल क्या होते हैं, या दोनों में क्या फर्क होता है और क्या अंतर होता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि दबाव समूहों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, दबाव समूहों की विशेषता क्या है, और दबाव समूह कौन कौन सी पद्धतियों का यूज करते हैं, यानी जो प्रेशर ग्रुप होते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि दबाव समूह और राजनीतिक दल क्या होते हैं, क्योंकि ये आपको एग्जाम में देखने को आता है और मिलता भी है। देखो दबाव समूह का मतलब है कि जो सरकार में नहीं है बट सरकार पर दबाव बना करके अपनी बातें मनवाने के लिए जो काम करते हैं उन्हें हम दबाव समूह कहते हैं। समझ रहे हो? यानी ये लोग सरकार में तो नहीं होते हैं बट सरकार से अपनी मांगे मनवाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, व्यापारिक संगठन है, विद्यार्थी संगठन है, इस प्रकार के, जैसे वकीलों का संगठन है, डॉक्टरों का संगठन है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे डॉक्टर कभी हड़ताल कर रहे हैं या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से इसी को हम लोग बोलते हैं भैया मेरे दबाव समूह। आप सबने वैसे भी 2021 के आसपास एक बड़ा किसान आंदोलन जरूर देखा होगा। वो जो फार्मर प्रोटेस्ट या जो किसान आंदोलन था वह भी एक प्रकार का दबाव समूह है, यानी वो सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए आते हैं। तो देखिएगा दबाव समूह और राजनीतिक दल
दोनों महत्वपूर्ण माध्यम है जिनका समाज के विभिन्न हिस्सों में हित पूरा करना है। कुछ हद तक दबाव समूह की भूमिकाएं राजनीतिक दल के समांतर होती हैं। देखो, दबाव समूह और राजनीतिक दल कुछ मिलते जुलते हैं, बट दोनों में बहुत सारा डिफरेंस भी हम लोगों को देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं तो दबाव समूह जो है वो एक प्रकार से, अगर मैं बात करूं, वो लोग सरकार में भाग नहीं लेते हैं। यानी पहला अंतर क्या है? देखो भाई, जो दबाव समूह होता है वो सरकार नहीं बनाते हैं, ना तो उनकी सरकार में कोई भागीदारी होती है। ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा, जो राजनीतिक दल होता है वह भी एक प्रकार का संगठन ही होता है, लेकिन वे लोग सरकार बनाते हैं और सरकार में भाग लेते हैं। दबाव समूह जो है वो सरकार से बाहर सरकार पर दबाव डाल करके अपनी बातें मनवाते हैं ना। यानी जैसे दबाव समूह का कोई उद्देश्य है, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अभी तुम सबने थोड़े दिन पहले देखा होगा दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ, बड़ा लंबा, 2021-22 में आपने देखा होगा। ठीक है, 21 में हुआ खासतौर से, तो उस आंदोलन को आप लोगों ने देखा होगा जिसमें, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि भाई किसान संगठनों ने सरकार से अपनी बातें मनवाने के लिए अड़े थे, और जब सरकार ने उनकी बातें मान ली तो उसी समय क्या हुआ कि वो पूरा आंदोलन, या कह सकते कि जो पूरा प्रोटेस्ट था किसानों का, वो पूरा खत्म हो गया। यानी सरकार ने कानून वापस ले लिए और किसान अपने घर को चले गए। यानी दबाव समूह जो होते हैं वो सिर्फ अपनी बातें मनवाने के लिए सरकार पर प्रेशराइज करते हैं, बल्कि उसी जगह पर जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार बना करके अपने उद्देश्य पूरा करते हैं। यानी दबाव समूह सरकार नहीं बनाएगा, यानी वो सरकार पर दबाव डाल करके अपनी बातें मनवाएगा। और दबाव समूह, बट जो राजनीतिक दल होते हैं वो खास तौर से वो सरकार में जाकर के अपने काम करते हैं। ठीक है, यानी इन दोनों में हम लोगों को अंतर भी दिखाई देता है। दबाव समूह और राजनीतिक दल के बीच एक अंतर यह है कि दबाव समूह एक क्षेत्र नीति पर केंद्रित होते हैं, वहीं राजनीतिक दल देखो, दबाव समूह हो सकता है कि जैसे किसानों का है तो वो सिर्फ किसान के हितों तक सीमित है। जैसे कोई भी दबाव समूह जैसे किसानों का है, उसको सिर्फ किसानों की समस्या से मतलब है, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। जैसे मजदूरों का संगठन है, उसको सिर्फ भाई मेरे मजदूर से मतलब है और किसी से उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे व्यापारिक संगठन है, उसको सिर्फ व्यापारी से मतलब है, दूसरे से उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन वहीं पर जो राजनीतिक दल होते हैं उनको समाज के हर वर्ग से, वो विद्यार्थी हो, वो किसान हो, वो मजदूर हो, जवान हो, उनको सबसे है। क्योंकि राजनीतिक दलों के जो कार्यक्रम यानी प्रोग्राम होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत व्यापक होते हैं, और जो दबाव समूह होते हैं उनके जो कार्यक्रम या प्रोग्राम होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लिमिटेड होते हैं। क्या उनका बहुत बड़ा कोई उद्देश्य नहीं होता है, उनके उद्देश्य क्या है, छोटे होते हैं, उनका बड़ा उद्देश्य नहीं हम लोगों को दिखाई देता है। यानी कभी कभी राजनीतिक दल दबाव समूह के बीच अंतर इस कारण में अत्यंत जटिल हो जाता है। कुछ दबाव समूह एक दूसरे राजनीतिक दल के साथ निकट संबंध, देखो हो सकता कोई दबाव समूह किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा हो। कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि कोई दबाव समूह जो है वो किसी राजनीतिक दल को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हुआ हमको दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि वो उनका मतलब है वो किसी प्रकार से अपनी बातें मनवाने का काम करते हैं। ऐसे दबाव समूह जो राजनीतिक दल में, ऐसे बहुत सारे दबाव समूह हैं, या कोई आंदोलन हुआ भैया, जैसे किसानों का आंदोलन हुआ और पता चला किसानों ने पॉलिटिकल पार्टी बना ली। इसी प्रकार से अगर बात करूं तो भारत में अगर जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो बनी है वो एक प्रकार का दबाव समूह था, यानी जो आंदोलन हुआ था 2011 में अन्ना हजारे का, उसी से एक राजनीतिक दल अरविंद केजरीवाल ने एक पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी बनाई। यानी कहने का मतलब है कि दबाव समूह कभी कभी राजनीतिक दल में भी परिवर्तित हो जाते हैं, कभी कभी वो पॉलिटिकल पार्टियां भी बनाए रखते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में हमको एक चीज दिखाई देगी कि दबाव समूह जो होते हैं वह राजनीतिक दलों से दूरी बनाए रखते हैं। यानी क्या है, वो भाई वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, वो कोई भी राजनीतिक दल से खास तौर से वो मिलने का प्रयास नहीं करते हैं कि भाई उससे मिल जाएं। ठीक है, लेकिन ये अंतर है दबाव समूह और राजनीतिक दल में। दबाव समूह के भाई उद्देश्य छोटे हैं, उनका प्रोग्राम छोटा है, उनके पास लोग भी कम होते हैं, उनका बजट भी कम होता है। उसी प्रकार से राजनीतिक दल हैं, उनके पास लोग ज्यादा हैं, उनके प्रोग्राम बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनके पास पैसा ज्यादा है, उनके पास धन ज्यादा है, उनका क्षेत्र ज्यादा है। दबाव समूह किसी एक वर्ग का
नेतृत्व कर रहा है। जैसे विद्यार्थी संगठन खाली उसको विद्यार्थी से मतलब है, मजदूर संगठन वो मजदूरों का है। जैसे वकीलों का दबाव समूह है, वो सिर्फ वकीलों की समस्या पर आंदोलन करेगा, धरना देगा, प्रदर्शन करेगा, लेकिन कहीं पर दूसरे वर्ग की हो जाए वो देखने भी नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर राजनीतिक दल समाज के हर वर्ग के साथ जुड़े होते हैं, ये अंतर हमको पाया जाता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन बात करेंगे कि जो दबाव समूह हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। जैसे दबाव समूह का वर्गीकरण, यानी दबाव समूह कितने प्रकार के होते हैं 8.6 में, यानी दबाव वर्गीकरण मतलब बंटवारा करेंगे कि दबाव समूह कितने प्रकार के हैं। भाई पहले प्रकार का जो दबाव समूह है उसको बोलते हैं संस्थागत दबाव समूह। संस्थागत मतलब यानी किसी संस्थान में है, जैसे स्कूल में हो गए, कॉलेज में हो गए, न्यायपालिका में हो गए, नौकरशाही में हो गए, अस्पताल में है, पुलिस में। जैसे अगर आप लोग देखोगे कि टीचरों ने अपना दबाव समूह बना रखा है, ठीक है, या वकीलों ने अपना दबाव समूह बना रखा है, या आप देखेंगे आईएएस आईपीएस ने अपना दबाव समूह बना रखा है, अस्पताल के डॉक्टरों ने अपना दबाव समूह बना रखा है, बैंक वालों ने अपना दबाव समूह बना रखा है। देखा होगा ना कि बहुत सारे बैंक वाले हड़ताल पर चले जाते हैं, बिजली बोर्ड वाले हड़ताल पर चले जाते हैं, ये जो बसें चलती हैं रोडवेज वाले हड़ताल कर देते हैं। तो इस प्रकार के यानी जो सरकारी ज्यादातर सरकारी डिपार्टमेंट हैं उसमें भी दबाव समूह, जैसे डॉक्टरों का है, वकीलों का है, मैंने बताया ना, जैसे बैंक कर्मी है वो भी करते हैं। इस प्रकार के जो दबाव समूह है, जैसे मैंने अभी नाम लिए, ये सारे संस्थागत दबाव समूह, यानी किसी संस्थान में वो लोग नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और वहां पर उन्होंने प्रेशर ग्रुप बना लिया, दबाव समूह बना लिया। इसको हम लोग बोलते हैं भैया संस्थागत दबाव समूह, यानी वो लोग किसी संस्था के साथ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यानी इस संस्थान में काम कर रहे हैं, वही बन गया। जैसे भाई डॉक्टरों ने बना लिया, टीचरों ने बना लिया, वकीलों ने बना लिया, आईएएस आईपीएस वालों ने बना लिया, पुलिस वालों ने बना लिया, ठीक है। इस प्रकार के जो दबाव समूह है इस प्रकार के होते हैं। और ये लोग जैसे सैलरी वैलरी बढ़ाने को लेकर के, सैलरी बढ़ाने के लिए, या इनको अगर बता दिया काम ज्यादा करना पड़ा तब भी धरना वरना दे देता है, तो इस प्रकार के दबाव समूह बोलते हैं। पहला दबाव समूह कौन है, संस्थागत, यानी इनके संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, वहां पर दबाव समूह बन गया है, ठीक है। दूसरा दबाव समूह है, इसको बोलते भैया सामुदायिक दबाव समूह, यानी कम्युनिटी है उसका कोई दबाव समूह है। यानी सामुदायिक दबाव समूह कौन कौन से, तो देखो सामुदायिक दबाव समूह का मतलब होता है जैसे किसानों का दबाव समूह, किसान एक समुदाय है, क्या भैया, किसान, विद्यार्थी, मजदूर, व्यापारी, ये लोग कौन है, ये समूह है, ये लोग इस प्रकार के दबाव समूह, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सामुदायिक दबाव समूह। सामुदायिक दबाव समूह यानी उनका एक समुदाय है, यानी कम्युनिटी है, ठीक है। ये लोग भी अपना प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूह बना लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे, जैसे मजदूर हैं, जैसे भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, ठीक है, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, स्टूडेंट यूनियन, ये सारा क्या है, इस प्रकार के। जैसे कारोबारियों का समूह है, व्यापारियों का समूह है, किसानों का समूह है, विद्यार्थियों का समूह है, मजदूरों का समूह है। इस प्रकार के जो दबाव समूह वो कौन से हैं, सामुदायिक दबाव समूह है, यानी एक समुदाय है जिसने क्या कर लिया है भाई मेरे, अपना प्रेशर ग्रुप बना लिया। इस प्रकार के दबाव समूहों को हम लोग क्या कहते हैं, सामुदायिक दबाव समूह है, यानी एक समुदाय है, यानी एक कम्युनिटी है जिन्होंने क्या कर लिया है, अपना प्रेशर ग्रुप बना लिया है, दबाव समूह बना लिया है। देखा होगा ना, विद्यार्थियों का दबाव समूह मैंने बताया, व्यापारियों का ऐसा दबाव, जैसे व्यापारी वर्ग है, जैसे हीरा व्यापारी, कपड़ा व्यापारी, इस प्रकार के व्यापारी होते हैं जो करते हैं, जैसे व्यापारी वाले हैं, सुनार हैं, जैसे मैंने बताया इस प्रकार के व्यापारी, कपड़ा व्यापारी, ये जैसे मैंने मजदूर बताए। इस प्रकार के दबाव समूह कैसे होते भाई, इनको बोलते हैं सामुदायिक दबाव समूह। यानी दूसरा दबाव समूह ने क्या बोला, पहला मैंने बताया था संस्थागत दबाव समूह, दूसरा मैंने बताया सामुदायिक दबाव समूह। तीसरा दबाव समूह होता गैर सामुदायिक, यानी एक गैर समुदाय है। गैर सामुदायिक दबाव समूह का मतलब होता भाई मेरे, जो किसी जाति पर, किसी धर्म पर, इस प्रकार के दबाव समूह जो बनते हैं उनको हम बोलते हैं गैर सामुदायिक दबाव समूह। गैर सामुदायिक दबाव समूह का मतलब है किसी, जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, करणी सेना, वैश्य समाज,
वाल्मीकि समाज, ब्राह्मण समाज, इस प्रकार के जो यानी जो लोगों ने जाति धर्म के नाम पर बना लिए हैं ग्रुप, वो कैसे दबाव समूह है? वो है भाई मेरे गैर सामुदायिक दबाव समूह। जैसे भीम आर्मी, जितनी दुनिया कास्ट के नाम पर जितनी बनी है, यादव सेना, भीम आर्मी, जितनी बना रखा जाति और धर्म के नाम पर लोगों ने भाई मेरे, एक कैसे दबाव समूह है? एक गैर सामुदायिक दबाव समूह है। एक गैर सामुदायिक में आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूं, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, ठीक है, जैसे वैश्य समाज है, वाल्मीकि समाज है, इस प्रकार से जो दबाव समूह बने हैं उनको हम लोग कहते हैं गैर सामुदायिक दबाव समूह। गैर सामुदायिक दबाव समूह यानी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर भी इस प्रकार के दबाव समूह बन सकते हैं। जनजाति के नाम पर, जैसे आदिवासी समूह किसी ने बना लिया, किसी ने वनवासी समूह बना लिया, इस प्रकार से कई नृजातीय, इस प्रकार से परंपराओं के नाम पर भी कोई दबाव समूह बन सकता है। ठीक है, इस प्रकार का दबाव समूह कैसा है? गैर सामुदायिक। जैसे एक आप सबने अगर आप टाइप करोगे, एक समय आंदोलन हुआ था जल्लीकट्टू को लेकर के। जल्लीकट्टू अगर आप इंटरनेट पे जाकर के टाइप करेंगे, एक घोड़ों यानी जो बैल होते हैं उनका एक फाइट होती है। ठीक है, एक केरल शायद तमिलनाडु का है, उसको लेकर के आंदोलन हुआ था। बाद में सरकार ने उसके लिए कानून लेकर के आई थी, जल्लीकट्टू उसको बोलते हैं, आप इंटरनेट सर्च करो। तो मेरा कहने का मतलब ये सब गैर सामुदायिक दबाव यानी जो धार्मिक हैं, जो सांस्कृतिक समूह है, जैसे मैंने आरएसएस हो गया, मैंने विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा है, ये कैसे दबाव समूह भैया? गैर सामुदायिक दबाव समूह है। चौथा दबाव समूह था जी चमत्कारिक या प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। चमत्कारिक दबाव समूह का मतलब होता है जी जो अचानक से कोई हो जाए, दबाव समूह बन जाए, उसको बोलते हैं चमत्कारिक दबाव समूह। चमत्कारिक दबाव समूह को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कहीं पर कोई अचानक कोई घटना घटी, उस घटना का लोगों ने विरोध कर दिया और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर के अपनी मांगे मनवाने लग जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं चमत्कारिक या सामुदायिक दबाव, चमत्कारिक दबाव। चमत्कारिक दबाव समूह में क्या होता है कि जैसे मान लो कहीं पर, जैसे एग्जाम्पल, जैसे एक गांव है, ये गांव है, वहां पर भैया बीच से सड़क जाने लग गई। ठीक है, और बहुत लोगों के खेत चले जा रहे हैं, किसी का घर चला जा रहा है, कोई शुभ जा रहा है, तो उसको लेकर के वो लोग आंदोलन करें कि भाई सड़क यहां से नहीं बनानी चाहिए, दूर से बनाओ, इस प्रकार का। या कहीं पर कोई ऐसी कंपनी लगने जा रही है, या ऐसी कोई कंपनी, केमिकल कंपनी, जैसे मान लो एग्जांपल बताता हूं, किसी इलाके में एक केमिकल कंपनी लगने जा रही है, जैसे मान लो कि वो कुछ भी बनाती है, आपने भोपाल गैस त्रासदी को पढ़ा होगा, जैसे ऐसी कोई केमिकल कंपनी लगी, मान लीजिए एक कंपनी लगी जो केमिकल है या उससे रिसाव हो सकता है और काफी लोग मर सकते हैं, ऐसी कंपनी लग रही किसी इलाके में, तो वहां के आसपास के लोग अचानक प्रदर्शन करने लग जाएं, हम कंपनी नहीं लगने देंगे, हम धरना दे देंगे, और कोई आएगा तो तोड़ फोड़ करने लग जाए, तो ये चमत्कारिक दबाव समूह। और दूसरा जैसे चमत्कारिक दबाव समूह कैसे हो सकता है? जैसे कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो जाए, जैसे मान लो रोड एक्सीडेंट हो जाता है और एरिया के लोग खड़े होकर के धरना प्रदर्शन करते। कई बार जैसे आपने देखा कहीं पर रोड एक्सीडेंट हो गया और मान लो रोडवेज का ड्राइवर था, तो गांव के लोग आकर के डेड बॉडी को रख करके प्रदर्शन करने लग जाते हैं और वो अपनी बातें मनवाते, नौकरी दे दो, पैसा मांगते रखते हैं। इस प्रकार के दबाव समूह होते हैं, ये जो चीज, इसको भी दबाव समूह बोलते हैं, यानी वो रख के कर रहे हैं। ये चमत्कारिक दबाव समूह, यानी वो प्रेशर ग्रुप पहले से बना नहीं था, वो अचानक कोई घटना घटी है या अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया है, उससे वो दबाव समूह बन जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं चमत्कारिक या प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। ठीक है, ये दबाव समूह है। अगला हम लोग क्वेश्चन बात करें भाई, दबाव समूह की पद्धति और ट्रेंड क्या है, यानी दबाव समूह जो है वो दबाव डालने के लिए क्या क्या करते हैं। जैसे मान लो भाई मेरे कोई दबाव समूह है, तो दबाव समूह दबाव कैसे करेगा, प्रेशराइज कैसे करेंगे, जैसे उनको दबाव डालना है तो कैसे करते हैं। तो दबाव समूह का भाई पहला काम है लोबिंग करना। लोबिंग का मतलब एक प्रकार से यानी अपने समर्थन में, अपने पक्ष में माहौल तैयार करना, इसको बोलते हैं फलाने माहौल बना रहे हैं, माहौल बनाना। यानी दबाव समूह क्या करते हैं, खास तौर से सरकार के निर्णय को प्रभावित करने के लिए लोग क्या करते हैं, लोबिंग करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल देकर के बताऊं कि अभी आप थोड़े दिन पहले 2021 में आप लोगों ने देखा होगा किसानों का एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में हुआ। ठीक है, तो भाई किसानों ने जाकर के लोगों को समझाया होगा कि भाई चलो आंदोलन करो, चलो आंदोलन करो, किसानों के लिए एक ऐसा कानून आ गया जो बढ़िया कानून नहीं है, अच्छा कानून नहीं, काला कानून है, और इस कानून के खिलाफ हमें जाकर के दिल्ली में धरना देना पड़ेगा। यानी किसान, यानी जो दबाव समूह होते हैं वो लोबिंग करने का काम करते हैं, यानी अपने बारे में वो पर्चा छपवा देगा, वो जा करके गली गली लोगों को एक प्रकार से राजी करेगा, यानी जागरूकता फैलाएगा कि फलाना बात है, फलानी ऐसी चीज है, लोगों को इकट्ठा एकजुट करने का काम करते हैं। दबाव समूह क्या करते हैं,
लोबिंग करने का काम करते हैं। दूसरा, दबाव समूह क्या कर जनमत तैयार करने का कार्य, यानी जैसे मान लो कि दबाव समूह क्या करता है, जैसे वो लोग क्या करेंगे भैया, जैसे जनसंचार माध्यमों का प्रयोग करेंगे, रेडियो से, टीवी से, यानी जैसे सरकार ने कोई काम कर दिया उसका विरोध करेगा। दूसरा, दबाव समूह क्या करता, प्रेस विज्ञप्ति जारी करना, यानी मीडिया को संबोधित करेगा, बोलेगा सरकार के खिलाफ फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, धरना दे देंगे, रेल रोक देंगे, बस रोक देंगे, ऐसे बोलेगा। पर्ची वर्ची बांटने का बड़ा काम करते हैं, यानी पर्ची बांटना, लिख देगा ये सब है, से ये दबाव समूह ही कर। अगला काम करते हैं, दबाव समूह प्रोपेगेंडा यानी पब्लिसिटी प्रचार खूब करेगा। यानी दबाव समूह क्या करता है, अपने बारे में और जो विरोध कर रहा उसके बारे में रेडियो पर, टीवी पर, टेलीविजन पर, इंटरनेट पर वो यानी अपने बारे में जनता को जागरूक करेगा और एक प्रकार से माहौल बनाने का भी। प्रोपेगेंडा यानी प्रोपेगेंडा का मतलब होता अधि प्रचार, यानी अत्यधिक प्रचार करना किसी के बारे में, और पब्लिसिटी एक प्रकार का प्रचार है। तो यानी ये लोग क्या करते हैं, अपने बारे में प्रचार करेंगे, जैसे यानी प्रचार करके रेडियो पर, टीवी पर, टेलीविजन पर, यानी हर जगह पर छा जाएगा, पर्चे वर्चे, पोस्टर वोस्टर बंटवा देगा। तो ये दबाव समूह यानी दबाव डालने के लिए लोग करते हैं। अगला क्या करता दबाव समूह, उनका सबसे फेवरेट काम है हड़ताल करना, आंदोलन करना, रेल रोक देगा, सड़क रोक देगा, चक्का जाम कर देगा, इस प्रकार की सड़क पे गड्ढे खोद देगा, आने जाने नहीं देगा, सड़क पे धरना देने लग जाएगा। दबाव समूह जो हैं इस प्रकार के क्या करते हैं, काम करते हैं। भाई उनका तो काम ही है धरना देना, हड़ताल पर, जैसे मैंने बताया ना, बिजली बोर्ड वाले हैं, बैंक वाले हैं, ये विद्यार्थी वाले हैं, किसान हैं, ये लोग क्या करें, आंदोलन करेगा, आंदोलन, बड़ा बड़ा आंदोलन करेगा, सड़क पे आकर के चक्का जाम कर देगा। चक्का जाम मतलब यानी आवाजाही को अवरोध कर देना, रेल जाम कर देगा। देखो ना, रेल रोको आंदोलन भी आप सबने पढ़ा होगा कि फला जगह पर रेल रोक दी है। बहुत जगह पर इस देश में किसानों के आंदोलन, मजदूरों के आंदोलन या राजनीतिक आंदोलन, जब कोई आंदोलन होता है वहां पर भी रेल रोको, चक्का जाम, ये आप सबने सुना भी होगा, रेल रोको आंदोलन, सड़क जाम कर देते हैं, या इस प्रकार की चीजें करते हैं, हड़ताल कर देते हैं। हड़ताल कौन करता है, खास तौर से जो नौकरी जॉब में है वो लोग। अब स्टूडेंट क्या हड़ताल करेगा, ठीक है, अब किसान कौन सी हड़ताल करेगा, किसान तो हड़ताल कर ही नहीं सकता ना, वो कैसे करेगा। तो किसान लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेगा, वो सड़क जाम करेगा, चक्का जाम करेगा। हड़ताल कौन करता है, हड़ताल जैसे वकील हड़ताल करेगा, जैसे पुलिस वाले हड़ताल कर देंगे, बैंक वाला हड़ताल कर देगा, ठीक है, रोडवेज वाले कर देंगे, ये लोग हड़ताल करते हैं। यानी जो किसी सरकारी जॉब में है या किसी नौकरी में है वो लोग हड़ताल करते हैं, और बाकी सब आंदोलन करता है। खासतौर से दबाव समूह जो वो सड़क पर उतरेगा, रोड पर आ जाएगा, ठीक है, नारेबाजी करना इन लोगों का काम है, यानी ये आंदोलन में तब बदल जाता है। दबाव समूह इस प्रकार के क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। ओके, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 7 क्या रहेगा, चुनाव प्रणाली और चुनावी प्रक्रिया। देखो भाई, चुनाव प्रणाली और चुनावी प्रक्रिया का सिंपल सा मतलब ये होता है कि इस दुनिया में जितने भी चुनाव होते हैं, ठीक है, उस चुनाव में जो व्यक्ति चुनाव जीतता है वो चुनाव जीतने का कौन सा तरीका है। यानी किसी भी उम्मीदवार को किसी भी इलेक्शन में जब विजेता घोषित किया जाता कि भाई फलाने ने चुनाव जीत लिया, फला व्यक्ति ने इलेक्शन को विन कर लिया है, तो उसके चुनाव जीतने का कौन सा मेथड है, कौन सा तरीका है, जिस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी निर्वाचन क्षेत्र से या जो इलाका है वहां से चुनाव जीता है, तो उसके कौन कौन से प्रणाली है, यानी कौन कौन सा तरीका है। देखो, अगर मैं चुनावी प्रक्रिया की बात करूं कि चुनाव में जब इलेक्शन हो रहा है, जब कोई उम्मीदवार चुनाव जीतता है या कोई उम्मीदवार चुनाव हारता है, तो चुनाव जीतने में या चुनाव हारने में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ना, तो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, इसको कहा जाता है कि बहुलवादी प्रणाली। देखो, अगर आप देखोगे तो हमारे देश में अगर आप देखोगे ना, तो लोकसभा के चुनाव होते हैं जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होता है, सांसद का, और विधायक का चुनाव सबने देखा होगा। तो अगर आप देखोगे हमारे देश में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं या राज्यों की जब विधायक यानी विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो वहां पर किसी भी उम्मीदवार को जो विजेता घोषित किया जाता है, उसमें जो सिस्टम यूज होता है उसका नाम है बहुलवादी प्रणाली। उसको खास तौर से अंग्रेजी में कहा जाता है फर्स्ट दी पास्ट पोस्ट सिस्टम। यानी उसमें क्या होता है, जैसे भारत में अगर आप एमपी का चुनाव लड़ेंगे, यानी
या लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ेंगे या आप किसी एमएलए यानी विधायक का चुनाव लड़ेंगे, तो भारत में कैसे विजेता घोषित किया जाएगा भैया, किसने चुनाव जीता है। तो अगर मैं बात करूं, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मत पाएगा, कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक निर्वाचन क्षेत्र से एक इलाके से 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाई उन 10 में से जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा उसी को ही विजेता घोषित कर दिया जाता है। खास तौर से भारत में लोकसभा के चुनाव में और राज्यों की जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है कि जो उम्मीदवार या जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट लेकर के आएगा, सबसे ज्यादा मत लेकर के आएगा, उसे ही चुनाव में विजेता घोषित कर दिया जाता है। यह सबसे सरल तरीका है और कहा जाता है कि पुराने समय से लागू है। जैसे अगर आप देखोगे ना, जैसे मान लो भाई रेस हो रही है, रेस में 50 लोग दौड़ रहे हैं और जो सबसे पहले पहुंचेगा उसी ने रेस जीत लिया है। तो भारत में और एक चुनावी प्रणाली में सबसे आसान प्रणाली है कि भाई जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मत पाएगा, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा वोट पाएगा, उसमें बहुमत है नहीं, इसको नहीं देखा, परसेंटेज और वंशट कुछ नहीं देखी जाती है। जिसके भी सबसे ज्यादा वोट होंगे वही व्यक्ति चुनाव को विन कर जाएगा। इसको कहा जाता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। चुनावी प्रक्रिया का पहला सबसे आसान तरीका है कि किसी भी उम्मीदवार को जब विजेता डिक्लेयर किया जाता है या चुनाव जिसने जीत लिया, इसी प्रकार से। अगला है द्वितीय मत प्रणाली। इसमें क्या होता है, द्वितीय मत प्रणाली क्या है? द्वितीय मत प्रणाली का मतलब होता है कि ये तरीका, इसमें चुनाव कैसे जीते। द्वितीय मत प्रणाली जब चलती है, जैसे मान लो चुनाव हो रहा है, तो भाई मेरे चुनाव में क्या होता है कि आप लोगों को ना एक प्रकार से, जैसे अगर आप द्वितीय मत प्रणाली को मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप लोग समझ सके द्वितीय मत प्रणाली क्या होती है। द्वितीय मत प्रणाली जो है ना, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम की बड़ी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए जीतने उम्मीदवार का निर्णय न केवल साधारण बहुमत के आधार पर है बल्कि पूर्ण बहुमत है। द्वितीय मत प्रणाली में क्या होता है, यह जो द्वितीय मत प्रणाली है ना, यह फ्रांस में, चिली में, ऑस्ट्रेलिया में अपनाई जा रही चुनाव में। इसमें SMP प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। द्वितीय मत प्रणाली यह एक प्रकार से इसमें 2 चरण, इसके 2 चरणों में मतदान होता है। पहले दौर में मतदान और दूसरे दौर में मतदान मुख्य 2 उम्मीदवारों के बीच होता है। जो पहले उम्मीदवार में विजेता बनकर के उभरेगा उसी को विजेता इसमें घोषित कर दिया जाता है। देखो इसमें क्या होता है, द्वितीय मत प्रणाली का मतलब क्या होता है कि जैसे भाई मान लो 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, 10 लोगों ने चुनाव लड़ा, ठीक है। अब विजेता कैसे, जो सबसे ज्यादा परसेंट पाएगा, मत परसेंट यानी 51% मत पाएगा, उसी को विजेता घोषित किया जाता है। और मान लो भाई किसी व्यक्ति ने मत नहीं पाए, जो सबसे नीचे रहेगा उसको बाहर निकाल देंगे और फिर सब में बराबर बराबर वोट बांट देते हैं और फिर उसकी काउंटिंग करते हैं। जैसे मान लो कि फिर नहीं आया तो फिर नीचे वाले कटा देंगे। लास्ट में जब 2 व्यक्ति बचेंगे तो उन्हीं में बराबर बराबर वोट बांट दिया जाता है और फिर जो व्यक्ति के सबसे ज्यादा वोट बनेंगे उसी को विजेता घोषित कर दिया जाता है। इसी को कहा जाता है द्वितीय मत प्रणाली, यानी इसमें द्वितीय मत यानी दूसरे मतों का भी प्रयोग होता है। अगला वैकल्पिक मत प्रणाली क्या होती है? यह एक ऐसा तरीका है जिसमें जीतने वाला जो उम्मीदवार है को पूर्ण बहुमत की कमी के संबंध में आलोचना को दूर किया गया। हालांकि आमतौर पर इसका प्रयोग आंतरिक चुनाव के लिए किया जाता है, ना कि किसी देश में राष्ट्रीय चुनाव के लिए किया जाता है। यानी जो वैकल्पिक मत है, छोटे मोटे जो चुनाव थे वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे लंदन, यूनाइटेड किंगडम और मेयर ओवर का जो चुनाव होता है उसमें वैकल्पिक मत व्यवस्था का प्रयोग, ऐसी विधि एक प्रकार से वर्णित है। अगर इसकी बात करें जो वैकल्पिक, ये खास से वैकल्पिक मत है, वैकल्पिक मत यानी आपको वरीयता के अनुसार दिया जाएगा, यानी मतदाता को उम्मीदवार को अपनी पसंद और वरीयता के आधार पर वोट देना पड़ेगा। और वैकल्पिक मत में पता क्या होता है, जैसे मान लो भैया 5 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं तो मेरी पहली पसंद ये है, दूसरी पसंद ये है, तीसरी पसंद ये है, चौथी पसंद ये है, आपको पसंद बताना पड़ेगा। जैसे मान लो कि जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो कि 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 आदमी चुनाव लड़ रहा है। तो जैसे मान लो मैं वोट देने गया, ये 5 समझ लो नाम लिखे हैं, तो मेरी पहली पसंद ये है, दूसरी पसंद ये है, तीसरी पसंद ये है,
चौथी पसंदें और पांचवी पसंदें हैं। तो जो व्यक्ति सबसे ज्यादा पसंद बनेगा उसी को कह सकते विजेता घोषित कर दिया। यानी इसमें एक लिस्ट होती है जिसमें 10 आदमी का नाम ले, 10 आदमी को तुमको रैंकिंग के हिसाब से मेरी पहली पसंदे है, दूसरी पसंदे है, तीसरी पसंदे है, चौथी पसंदे है, और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा लोगों की पसंद बनेगा उसी को ही चुनाव में क्या कर दिया जाता है, विजेता घोषित कर दिया जाता है और बता दिया जाता है कि इस व्यक्ति ने इलेक्शन को जीत लिया है, इस व्यक्ति ने चुनाव को जीत लिया है। यहीं से हम उसको विजेता डिक्लेयर कर देते, भाई फला व्यक्ति जो है वो चुनाव जीत चुका है या उसने चुनाव को जीत लिया है और अच्छे मार्जिन से वो विन कर चुका है। इसी चीज को हम लोग यहाँ पर क्या बताते हैं, वैकल्पिक मत प्रणाली में लगभग यही होता है। ठीक है, इसमें अगला है कंडोसर विधि। इस विधि का नाम संस्थापक ये फ्रांस से चली है। इसको अगर इस प्रणाली की बात करें, इसमें वर्णात्मक की तुलना में थोड़ी अधिक जटिल है। कुछ हद तक यह जो प्रणाली है इसमें मतदाता को अपने उम्मीदवार की पसंद के क्रम में रखना होता है, लेकिन तुलनात्मक जोड़ियों में उदाहरण के लिए यदि 3 उम्मीदवार एक्स वाई जेड चुनाव लड़ रहे हैं तो मतदाता को एक्स वाई जेड और एक्स जेड की श्रेणी के अनुसार वोट करना पड़ेगा। मतदाता को यह निर्णय यानी जो वोट देने वाला है वो किसी विशेष जोड़ी के किसी उम्मीदवार को पसंद कर सकता है। सबसे अधिक वोट पाने वाला विजेता घोषित होगा। यह यानी कह सकते कि जैसे तुम वोट देने जा रहे हो ना, मान लो 10 आदमी चुनाव लड़ रहा है तो तुमको 2-2 के ग्रुप बना करके वोट देना पड़ेगा। 2-2 लोगों का ग्रुप बना लो, फलाने का इनके साथ और उसे जोड़ी बना करके वोट देना पड़ेगा और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा जोड़ियों में वोट पाएगा उसे विजेता घोषित किया जाता है। इस विधि में था, इसमें क्या होता कि 2-2 लोगों की आपको जोड़ी बना देनी पड़ेगी। जैसे मान लो तुम चुनाव हो रहा है, मान लो तुम वोट देने चली गई, ठीक है, वोट देने चले गए भाई, वहां पर क्या होगा कि वहां पर 2-2 आदमियों को आप पहले ग्रुप बनाओ कि ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, और फिर उस आधार पे आपको वोट देना पड़ेगा। पहली पसंद है, दूसरी पसंद है, तीसरी पसंद है, यहां पर जोड़ी बना करके और पसंद के अनुसार वोट देना पड़ता है। इसी को इस विधि के नाम से जाना जाता है। तो चुनाव में ये कौन कौन सी प्रणालियां, कौन कौन सी पद्धतियां प्रयोग की जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं जरूर कह सकता हूं इससे एग्जाम में, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, इससे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 8 क्या रहेगा, पश्चिमी यूरोप में राज्य का विकास। ठीक है, अगर इसमें हम लोग बात करें ना तो आधुनिक राज्य और संप्रभुता का उदय। संप्रभुता का मतलब आप लोग समझते हो कि भाई किसी भी देश पर ना किसी दूसरे देश का दबाव नहीं है, किसी दूसरे देश का प्रेशर नहीं है। यानी संप्रभु राष्ट्र का मतलब होता है, या संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई भी जो देश है ना वो अपने जो फैसले ले रहा, जो डिसीजन ले रहा, ना उस पर कोई आंतरिक दबाव है ना उस पर किसी दूसरे देश का दबाव है, उसी को बोला जाता है संप्रभुता का उदय। आप सबको पता होगा कि 1950 तक या कह लीजिए सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक ना बहुत सारे देश गुलाम थे। जैसे भारत गुलाम था, चीन गुलाम था, बहुत सारे, दक्षिण अफ्रीका गुलाम था, बहुत सारे देश गुलाम थे। ठीक है, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे देश उदय हुए। तो जब बहुत सारे देश जब उदय हुए ना तो यहां पर कह सकते ज्यादातर देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, या ज्यादातर देशों में अगर आप देखोगे तो लोकतंत्र आया। और वह जो देश एक समय गुलाम थे और साम्राज्यवाद का शिकार थे और वहां पर विदेशी शासन था, जब वह स्वतंत्र हुए तो कैसे राष्ट्र बने, संप्रभु राष्ट्र बना। जैसे भारत एक क्या है, संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभुता या संप्रभु राष्ट्र का मतलब होता है कि कोई भी जो देश है वो अपना डिसीजन स्वयं ले रहा है, फैसला ले रहा है, स्वयं ले रहा है। आप सबने देखा होगा कि जब भारत और पाकिस्तान का सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसमें जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो जाएगा, तो उसको लेकर के भारत में कई लोगों ने इसका बड़ा विरोध किया। ये विरोध क्या बताता है, ये विरोध यही बताता है कि एक दूसरा देश का व्यक्ति, एक दूसरे देश, एक कोई ऐसा दूसरा देश जो है वो भारत से कह रहा है कि आप सीज फायर कर लीजिए, या वो ऐलान करके बता रहा कि इन दोनों देशों के बीच में सुलह सपाटा हो गई है, या इन दोनों देशों के बीच में जो युद्ध हो रहा है वह रुक गया है। इसको बोलते हैं कि संप्रभुता में दरार आ जाना या संप्रभुता का खंडित हो जाना। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए भाई मेरे, भारत में और पाकिस्तान में, भारत भी संप्रभु राष्ट्र है, पाकिस्तान भी संप्रभु राष्ट्र है। भारत और पाकिस्तान क्या कर रहे हैं भाई, युद्ध लड़ रहे हैं। क्या लड़ रहे थे? युद्ध लड़ रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था।
जब भारत और पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उसी समय आप सबको पता कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके एक्स पर जाकर के उनका ट्वीट आता है कि भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हो गया। इसका मतलब इससे क्या ये निकला कि भारत की संप्रभुता और पाकिस्तान की संप्रभुता, दोनों देशों की संप्रभुता जो है एक प्रकार से वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको कोई और डिसीजन दे रहा, भाई तुमको क्या करना, तुमको क्या करना। इसको बोलते हैं कि संप्रभुता का खंडन हो जाना। इसलिए देखा होगा कि भारत के लोगों को बड़ा बुरा लगा कि पाकिस्तान पर हमारा अपर हैंड था और सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था, उसमें पाकिस्तान को भारतीय सेना नाको चने चबवा रही थी और बाद में कह सकते उसका सीज फायर ट्रंप करते हैं। और इसका ऐलान जब डोनाल्ड ट्रंप ने किया तो इसको बोलते हैं संप्रभुता का हनन हो जाना। संप्रभुता का मतलब यह है कि कोई देश जो है वो स्वतंत्र है और वह अपने सारे फैसले स्वतंत्र रूप से ले रहा है, उस पर किसी दूसरे देश का, किसी बाहरी देश का या किसी तीसरे व्यक्ति का या तीसरे देश का कोई भी दबाव नहीं है। कोई भी जो देश है वो अपने सारे डिसीजन स्वयं ले रहा है। और पश्चिमी यूरोप में जब ज्यादा बहुत सारे जब राष्ट्र स्वतंत्र हुए तो उसमें संप्रभुता का उदय हुआ। और लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब यही है कि हर कोई देश जो हर कोई जो कंट्री है वो अपने फैसले और डिसीजन स्वयं ले रही है, उस पर किसी बाहरी देश का या किसी तीसरे देश का दबाव नहीं है। ठीक है, इसको बोलते भाई संप्रभुता। तो काफी इंपॉर्टेंट है संप्रभुता, आधुनिक राज्य और संप्रभुता का उदय को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 10वां, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। क्या रहेगा भाई मेरे? बहुलवाद, राष्ट्र और राज्य। देखो बहुलवाद क्या होता है? बहुलवाद का मतलब अगर आप देखोगे भारत में भाई बहुलवाद बहुत है। अगर आप देखो बहुलवाद का मतलब समझते हो कि अगर आप देखोगे भारत में कई सारी भाषाएं, जैसे अगर आप देखोगे भारत में पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, उड़िया, मराठी है, कन्नड़ है, तो इसको बोलते हैं भाषाई बहुलवाद है भारत में। भारत में अगर आप देखोगे तो बहुत प्रकार का खान पान है। बंगाल का अलग खान पान है, गुजरात का अलग खान पान है, पंजाब का अलग खान पान है, हर जगह का अलग खान पान है। तो अगर आप देखोगे जैसे भारत में अगर डांस देखोगे, हर राज्य का अलग अलग डांस है, हर राज्य की अलग अलग संस्कृति है, हर राज्य का अलग अलग पहनावा है, हर राज्य का अलग अलग नृत्य है, हर राज्य के अलग अलग तीज त्योहार हैं। भारत में अगर आप देखें कई सारे धर्मों के लोग रहते हैं, तो इसको बोलते हैं धार्मिक बहुलवाद है। तो भारत में अगर आप देखोगे तो भारत में भाषाई बहुलवाद है, भाषा बहुत सारी बोली जाती है। भारत में बहुत सारे धर्म, इसलिए भारत में धार्मिक बहुलवाद है। बहुलवाद का मतलब होता है कि भाषा बहुत हो जाना, बहुत सारे धर्म होना, बहुत सारी रीति रिवाज होना, बहुत सारी परंपराएं होना, बहुत प्रकार के वहां पर पहनावा पहना जा रहा है, बहुत प्रकार का खान पान है, बहुत प्रकार का कल्चर है। इसी को क्या बोला जाता है भाई मेरे? बहुलवाद बोला जाता है। तो बहुलवाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे लगता है कि भाई मेरे बहुलवाद से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिल सकता है। कि मुझे लगता है कि बहुलवाद एक ऐसा टॉपिक है जो ये लोग एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि बहुलवाद को लेकर के क्वेश्चन आने की ज्यादातर मुझे संभावना लग रही है कि बहुलवाद। राष्ट्र क्या है? और थोड़ा मैं राष्ट्र देखो भाई, राज्य कह सकते हैं एक प्रकार से राज्य तब बनता है कि जब किसी देश में संविधान आता है और संविधान के आधार पर जब सरकार चलाई जाती है तो उसको हम राज्य बोलते हैं। राष्ट्र क्या है? जब कोई राष्ट्र ना एक भूभाग पर जो लोग रहते हैं उनकी एक सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, खान पान, पहनावा जब है, यहीं से राष्ट्र का उदय होता है। और यही कह सकते कि राष्ट्रवाद का उदय होता है। यानी एक जैसी भाषा, एक जैसी संस्कृति, एक जैसा कल्चर, एक जैसा खान पान, पहनावा, यही राष्ट्र और राष्ट्रवाद का उदय करता है। राज्य क्या है? जब देखो किसी भी राष्ट्र में जब संविधान आ जाए या वहां पर संवैधानिक आधार पर शासन चलने लगे तब हम उसको राज्य कहते हैं। ठीक है, तो बहुलवाद मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। जैसे मैंने बताया भारत में भाषा बहुत प्रकार की है, कई प्रकार के धर्म है, कई प्रकार के रीति रिवाज है, कई प्रकार की परंपराएं हमारे देश में। देखो हर स्टेट का अगर आप देखो कल्चर अलग है, खान पान, पहनावा, हर कुछ अलग है ना। इसी को भैया मेरे क्या बोला जाता है? बहुलवाद बोला जाता है। तो बहुलवाद से रिलेटेड अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो जो मैंने आपको समझाया ना, इसी को अच्छे से आप लोग बना करके लिख दोगे ना तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 13वां रहेगा भैया मेरे, विकेंद्रीयकरण क्या है? जैसे ब्राजील, भारत और ब्रिटेन में क्या विकेंद्रीयकरण का मतलब शक्तियों का बंटवारा कर देना या शक्तियों को बांट देना ही हम लोग क्या कहते हैं? विकेंद्रीयकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो भारत में संविधान में शक्तियों को बंटवारा कर दिया है, आप लोगों को पता होगा ना। जैसे मान लो भाई अगर आप भारतीय संविधान को देखोगे तो संविधान में केंद्र सरकार है, एक होती केंद्र सरकार, और देखोगे राज्य, अलग अलग राज्य सरकार। जैसे अगर आप केंद्र सरकार तो नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगर आप लोग देखोगे
तो अलग अलग राज्यों में जैसे बिहार की सरकार है, हरियाणा की सरकार है, पंजाब की सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है। विकेंद्रीयकरण का मतलब शक्तियों का बंटवारा कर देना। तो अगर आप देखोगे भारत में संविधान में शक्तियों को बंटवारा कर दिया गया है। अगर आप देखोगे तो केंद्र सरकार जो है वो केंद्र सूची जो होती है उस पर कानून बनाती हैं, जो राज्य सरकारें होती हैं और राज्य सूची पर नियम कानून बनाती हैं। और विकेंद्रीयकरण में क्या होता है कि जो राज्य और जो केंद्र होते हैं उनसे उनको जो शक्तियां मिलती हैं सीधा संविधान से मिलती हैं, ठीक है। विकेंद्रीयकरण में क्या है कि भाई शक्तियों का बंटवारा कर देना, ठीक है। ये विकेंद्रीयकरण ये बताता है कि जो है वो एक प्रकार से शक्तियां जो हैं वो राज्य और केंद्र में बराबर बराबर बांट दी गई हैं। कोई किसी भी शक्तियों का हनन नहीं करेगा, कोई किसी भी शक्तियों का दोहन नहीं करेगा। राज्य अपना अलग काम करेगा और केंद्र की सरकार अपना अलग काम करेगी। दोनों को अलग अलग शक्तियां किसमें दी जाती हैं? संविधान में दिए जाते हैं। और जहां पर भी विकेंद्रीकरण होता है वहां पर संसद तो कानून बनाती है, लेकिन संसद के बनाए गए कानूनों को सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि संसद का बनाया गया कानून किसी भी प्रकार से, कह सकता हूं भाई मेरे अगर किसी प्रकार से संविधान का एक प्रकार से उल्लंघन कर रहा है, तो उस कानून को कोर्ट सुन नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट। यानी संसद सर्वोच्च है, संसद किसी भी कानून को बना सकती है, लेकिन संविधान के खिलाफ किसी भी कानून को संसद नहीं बना सकती है। और जैसे मान लो कि अगर केंद्र और राज्य सरकार में अगर किसी प्रकार का टकराव हो गया, किसी प्रकार की लड़ाई हो गई कानूनों को लेकर के, तो केंद्र सरकार के कानून ही मान्य होंगे। एक खास तौर से बात कही जाती है। यानी मान लो कि जैसे केंद्र सरकार ने कोई कानून बना दिया और उसी पर भैया राज्य सरकार ने भी कानून बनाए, तो राज्य सरकार के कानून केंद्र सरकार के कानून आपस में टकरा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता कि जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया जो कानून है वही सर्वमान्य होगा, वही माना जाएगा। विकेंद्रीयकरण में ही होता है, यानी शक्तियों का बंटवारा कर दिया केंद्र और राज्य के आधार पर। और दोनों जैसे केंद्र जो होगा, जैसे अगर आप देखोगे सेना पर, बैंक पर, रेलवे पर, विदेशी मामलों पर कानून बनाता है, जबकि राज्य सरकार कृषि पर, शिक्षा पर, विवाह पर, भूमि पर, इस प्रकार के जो मामले होते हैं उस पर कानून बनाती हैं। यानी दोनों अगर देखोगे तो शक्तियों का बंटवारा दोनों में बराबर बराबर यहाँ पर भाई मेरे कर दिया जाए। तो विकेंद्रीयकरण खासतौर से भारत में, ब्राजील और ब्रिटेन में हमें विकेंद्रीयकरण देखने को मिलता है, यानी शक्तियों का बंटवारा। और कह सकते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार में पूरी तरह से शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है। अगला और आखिरी हमारा जो चैप्टर है भाई, देखो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको समझा दे रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ के। संघवाद क्या? कनाडा में संघवाद, देखो अगर आपको संघवाद पता है ना, तो कनाडा पूछे, चाहे ऑस्ट्रेलिया पूछे, चाहे भारत पूछे, लगभग तीनों में संघवाद एक ही जैसा होता है, ठीक है। तो संघवाद इंपॉर्टेंट है। देखो संघवाद क्या है, यानी फेडरल स्ट्रक्चर को संघवाद, संघ यानी शक्ति या अनुबंध के रूप में देखा जाता है। संघ यानी जैसे एक केंद्र सरकार होगी और उसकी कई सारे राज्य सरकार हो, इसी को क्या बोला जाता है भाई? संघवाद बोला जाता है। संघवाद यानी जहां पर कह सकते कि संघात्मक है, या कह सकते कि संघात्मक शासन प्रणाली होती है, उसी को संघवाद कहा जाता है। संघवाद क्या बताता है? संघवाद में कह सकते कि एक केंद्र सरकार होती है और उस राज्य में कई सारे, यानी एक केंद्र सरकार और कई सारे राज्य सरकारें होती, इसी को संघवाद बोला जाता है, ठीक है। और जहां पर संघवाद होता है वहां पर शक्तियों का बंटवारा होता है केंद्र और राज्य में। दूसरा क्या होता है? दूसरा कह सकते हैं लिखित संविधान होता है। जहां पर भी संघात्मक शासन प्रणाली होगी उस देश में आपको लिखित संविधान मिलेगा, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा। और संविधान कैसा होगा? कठोर और लचीला दोनों प्रकार का संविधान होता है। संघात्मक शासन प्रणाली में कहता है कठोर और लचीला दोनों प्रकार का। ऐसा नहीं कि लचीला होता है उसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं, और कठोर इसलिए भी होता कि ताकि उसको आसानी से बदला भी ना जा सके, ठीक है। संघवाद की एक खास है, संघवाद में क्या होता है? शक्तियों का विभाजन किया जाता है। अगर संघवाद में देखोगे तो केंद्र और राज्य में, केंद्र की सरकार जो है और जो राज्य की सरकार है, इसमें कह सकते कि बराबर बराबर शक्तियों का विभाजन किया जाता है। केंद्र सरकार अलग काम करेगी, राज्य सरकार अलग काम करेगी। इस प्रकार से जहां पर भी संघात्मक संघवाद है, चाहे ब्रिटेन हो, ब्राजील हो, चाहे भारत हो, वहां पर अगर आप देखेंगे तो खास तौर से शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्य की सरकारों में। दूसरा यहां पर कह सकते कि दो सरकारें आपको दिखाई देंगी। संघात्मक शासन संघवाद में क्या होता है? दो सरकार होती है भाई, एक केंद्र सरकार है, एक राज्य की सरकार है, और यहाँ पर दो विधायिका होगी, दो कार्यपालिका होगी और एक न्यायपालिका होती है। देखोगे ना, जैसे अगर आप देखोगे तो भाई
दो सरकार है अपने देश में, देखो दो सरकारें हैं ना, जैसे एक केंद्र की सरकार मोदी की सरकार है, अगर आप लोग राज्यों में रहते होंगे तो आपके राज्यों की भी सरकार होती है ना, जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, वहां की भी सरकारें हैं, और एक केंद्र की मोदी सरकार है। तो संघवाद में क्या होता है, दोहरा शासन होता है, दोहरी शासन प्रणाली होती है। और संघवाद में कई बार हमें दोहरी नागरिकता भी देखने मिलती है, यानी जो नागरिक है वो राज्य का भी नागरिक है और देश का भी नागरिक है। जैसे अमेरिका में हम लोगों को दोहरी नागरिकता, और कह सकते कि जहां पर भी संघवाद रहता वहां पर संविधान सर्वोच्च है। संविधान में कह सकते कि शक्तियों का बंटवारा दोनों सरकारों के लिए किया जाता है, कि चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र से की सरकार हो। लिखित व कठोर संविधान होता है, जहां पर भी संघात्मक शासन प्रणाली होती है, वहां पर जहां पर भी संघवाद होता है, वहां पर जो संविधान होगा लिखित होता है। वहां पर ऐसा नहीं होगा संविधान, ऐसा नहीं होगा कि अलिखित संविधान होगा, जैसे ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली है, जहां पर संघवाद होगा वहां पर लिखित और कठोर संविधान होता है। ठीक है, ताकि लिखित इसलिए ताकि केंद्र और राज्य की जो काम बताए गए दोनों बटे रहें। कठोर इसलिए ताकि उसमें कोई बदलाव ना कर सके आसानी से। और न्यायपालिका का भी गठन किया जाता है, जहां पर भी संघात्मक शासन संघवाद होता है वहां पर स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, ताकि वह किसी विवाद का निपटारा कर सके। द्वि सदनीय विधायिका आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जहां पर भी संघात्मक संघवाद होगा वहां पर दो विधायिका यानी संसद दो, यानी जैसे अगर आप देखो आज हमारे देश में भाई एक संसद भी आप देखते हो, और अगर आप देखोगे राज्यों की हमारी विधानसभाएं भी होती हैं, तो इसको बोलते हैं द्विसदनीय विधायिका आपको दिखाई देगी। ठीक है, एक खास तौर से संघवाद की क्या है विशेषता है, चाहे भारत का संघवाद पूछे, चाहे ऑस्ट्रेलिया का संघवाद पूछे एग्जाम में, या कह सकते हैं या किसी कनाडा का संघवाद पूछे, तो सभी देशों में संघवाद लगभग एक जैसा है। और मुझे लगता कि जो संघवाद है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघवाद को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा, और जो मैंने आपको संघवाद में पढ़ा इसको आपको पढ़ करके जाना है। जितना मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया है और जितना आपको मैंने इंपॉर्टेंट पढ़ाया है, इतना सबको पढ़ करके जाना है और कुछ भी छोड़ करके नहीं आना है। ठीक है, जो जो मैंने पढ़ा रखा है यही पढ़ के जाइए और एग्जाम सच में आपका अच्छा ही जाएगा। बाकी आपको बहुत ज्यादा चिंता और टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है।